बेटी के रूप में मैंने जन्म लिया, और जन्म लेना एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ हमारे समाज में कि बेटी क्यों जन्मी। तो वो एक हमारे क्या अक्सर बेटियां ज्यादा रखते नहीं हैं, लड़कियों को जन्मते ही गाड़ देते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि बोले बाबा तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई। तो मेरे पापा डर गए, बोला आपको कैसे पता कि मैं मरी हुई लड़की को लेकर आए? तो बोले हमें पता था कि मरी हुई लड़की, लेकिन आपका विश्वास, आप इतने बाबा के गुरु कनिपानाथ जी किसी से सनातनी धर्म, और वो बाबा पे इतना विश्वास करके आप यहाँ आके अपनी औलाद को लिटाया है, तो हम भी चुप रह गए। ये डांस मैंने कहा किसी से सीखा नहीं है, और कोई मेरे इस डांस की स्पेशली कोई गुरुजी है नहीं भगवान के अलावा, मेरे पापा के अलावा, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा। और गॉड गिफ्ट जो होता है ना, उसको आप उसकी कोई किसी से तुलना नहीं कर सकते, उसको आप बखान क्या करो उसके, ये तो भगवान की गिफ्ट दी हुई है। इसका बखान और इसकी तुलना ये है कि आप इसको फीलिंग के साथ कर सकते हैं। राजस्थान की एक ऐसी बेटी जिनको जन्म के समय ही दफना दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों से अपने आप को इस काबिल बनाया। अपने पिता के साथ मिलके उन्होंने डांस को सीखा, उनके पिता उनके गुरु रहे डांस सिखाने में उनको, और फिर जब डांस के दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो फिर उन्होंने देश नहीं अपने विदेशों में भी खूब नाम कमाया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर और आप सुन रहे हैं द अंकुर वार्ष्णेय शो। तो चलिए मिलते हैं पद्मश्री से विभूषित डॉक्टर गुलाबो सपेरा जी से। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैम सबसे पहले बताएं स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अभी नवरात्रों का सीजन चला, आप काफ़ी उसमें बिजी रहे, तो शायद थकान भी हो गई होगी काफ़ी, तबीयत भी आपकी थोड़ी। माता की सेवा करने में कोई थकान नहीं होती, बच्चों की सेवा, देखो माँ है वो, और माँ अपनों को शक्ति देती है। तो जिसमें अपने बच्चों को उनकी सेवा करती हूँ तो मुझे थकान नहीं होती, और माँ की जब अपन सेवा करते हैं तो अपनों को कोई थकान नहीं होती, ऐसी कोई थकान नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि 6 महीने में एक बार मुझे माँ की सेवा करने का मौका मिलता है। वैसे तो मैं हर संडे माता की सेवा करती हूँ, हर संडे माता की पूजा करती हूँ, लेकिन जो ये 9 दिन मिलते हैं मुझे, ये मेरे लिए ज़िंदगी के एक स्पेशल दिन होते हैं, और बहुत ही अच्छे निकलते हैं मेरे 9 दिन तक मैं माता की सेवा में बैठी रहती हूँ। कोई काम नहीं, इधर उधर भागना दौड़ना कुछ नहीं, बस माता की आराधना और सेवा में, और 3 बार आरती और जोत करती हूँ मैं, और माता की सेवा करने का मौका मिलता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उस माँ की बेटी हूँ, चामुंडा की, और वो मुझे सेवा करने का मौका देती है। और उन्हीं माता रानी का आशीर्वाद है जो आप आज इतनी तरक्कियाँ और इतनी बुलंदियों को आप प्राप्त कर रहे हैं जी। अच्छा मैम, ये मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि जन्म के समय आपको इतनी कठिनाइयाँ महसूस हुई, आपका जो जीवन था बड़ी कठिनाइयों से बीता, और फिर आपको इस जो नृत्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके पहले प्रेरणा स्रोत कौन थे जिनसे आपको लगा कि यार मुझे इसी क्षेत्र में अपना आगे आपको बनाना चाहिए? तो आपने बताया कि आपको तो पता ही है कि मुझे जन्मते ही गाड़ दिया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कहते ना इंसान काम करते हैं और फिर किसी न किसी दुश्मनी से कोई विरोधी खड़े हो जाते हैं। मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं था, मैंने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया, बस इतना काम किया था कि मैं बेटी हूँ, और बेटी के रूप में मैंने जन्म लिया। और जन्म लेना एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ हमारे समाज में कि बेटी क्यों जन्मी। तो वो एक हमारे क्या अक्सर बेटियां ज्यादा रखते नहीं हैं, लड़कियों को जन्मते ही गाड़ देते हैं कि वो गरीब होते हैं और जंगल में रहते हैं, बेटी की रखवाली नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा कारण है हमारी गरीबाई और जंगल में रहना, घर बार हमारे पास होते नहीं हैं, तो वो इसी कारण बेटियों को मार देते हैं। बस उसी समाज में मैंने जन्म लिया और मेरे को भी ऐसी जिंदा ही गाड़ दिया था। लेकिन मेरी माँ मुझे निकाल के लेके आई, और मेरी मौसी की हेल्प से। तो बस वही है, 3 माँओं की बेटी हूँ। माँ धरती माता की बेटी, पहले 9 महीने माँ के पेट है, फिर 5 घंटे धरती माता के, फिर जो एक बताती है ना, वो सबसे बड़ी माँ होती है। वो मेरी मौसी ने बताया कि मुझे कहाँ दफना है, और मेरी मौसी मुझे निकाल के लेके आई, माँ और मौसी। तो ये 3 माँओं की बेटी हूँ। और फिर पापा जो है वो ये डांस की प्रेरणा मेरे को कहाँ से मिली कि पापा मुझे, जैसे समाज के लोगों ने सबने डांटा कि पापा पे डर जुर्माना किया कि भाई तुम तो मुर्दा लड़की को निकाल के लेके आ गए, जमीन में गाड़ने के बाद में कौन लेके आता है, अपने तो रीति रिवाज चल रहा है, तो ये आपने क्यों किया? तो मेरे पापा ने कहा कि धनतेरस का दिन है और लक्ष्मी माता है, और मैं तो वैसी माता की पूजा करता हूँ, मेरे 3 बेटियां पहले, हम तो इस रूल से ही खिलाफ है, तो आपने ये क्यों किया मेरे को बगैर पूछे? तो औरतें थी वो गाड़ दिया था। तो इस तरीके से मेरे पापा लड़ाई झगड़े हुए, और फिर उसके बाद दंड जुर्माना हुआ, लेकिन मेरे पापा ने कोई परवाह नहीं की कि कोई बात नहीं, आप दंड जुर्माना लो, मैं मेरी बेटी को नहीं मार सकता। तो इस तरीके से मेरी जान बची।
मेरे पापा उस समाज से डरते हुए मेरे को साथ रखते थे, सांपों को नचाने जाते थे तो वो घर घर जाके सांपों को नचाना, बीन बजाना। तो वो मैं 6 महीने की थी जब से मैं पापा के साथ। तो पापा जब मैं दूध मांगती थी तो वो जो सांपों को दूध पिलाते, वो झूठा अच्छा। दूध मेरे पापा मुझे पिला देते। तो मैं बचपन से सुनती हुई आ रही कि टिपारी में बिठा के पापा लेके जा रहे हैं, और वो बीन की धुन और डपली की थाप सुन सुन के बड़ी हुई। और बस जब पाँव पे खड़ी हुई 2-3 साल की, 2-1 साल की, तो पापा का कंधा पकड़ के डांस करना स्टार्ट कर दिया। वो सांपों के साथ खेलती थी, जैसे सब दुनिया को भाई बहन मिलते हैं खेलने के लिए, आपको सांप लेकिन मिले। मेरे को सांप मिले खेलने के लिए। तो वो सांपों के साथ में खेलना, अजगर को उठा के गले में डाल लेना, तो उन्हीं के साथ, उन्हीं से प्रेरणा मिलती गई। मैं डांस करती गई, वो डांस करते थे, मैं भी डांस करती गई। ऐसा लगता कि मैं उसी दुनिया से हूँ और उन्हीं दुनिया की बेटी हूँ। तो उन्हीं सांपों से मुझे प्रेरणा मिली। मेरे पापा का रूप भी है, मेरे पापा भी है, और उन्हीं से वो बीन से मेरे को सब कुछ मिला। तो डांस में जो लेके आए वो मेरे तो पापा कह सकते हैं और पहले गुरु आपके जो हैं वो मेरे आपके पापा। पिता ही हैं, जी जिन्होंने आपको डांस के प्रति वो किया। जी। तो जैसे अपन जानना चाहेंगे कि जो आप जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं उसकी क्या प्रमुख विशेषता है, मतलब किस प्रकार का वो एक विशेष डांस है? ये डांस मैंने कहा है किसी से सीखा नहीं है, और कोई मेरे इस डांस की स्पेशली कोई गुरुजी है नहीं भगवान के अलावा, मेरे पापा के अलावा, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा। और गॉड गिफ्ट जो होता है ना, उसको आप उसकी कोई किसी से तुलना नहीं कर सकते, उसको आप बखान क्या करो उसके, ये तो भगवान की गिफ्ट दी हुई है। इसका बखान और इसकी तुलना ये है कि आप इसको फीलिंग के साथ कर सकते हैं, आप फील करोगे और ये डांस आपको आएगा। जब तक आप इसके में डीप नहीं जाओगे, जब तक आप इसको फीलिंग के साथ नहीं करोगे, तो बस कोई लोग होते ना, कहते कि ठीक है काली ड्रेस पहनी, हम कालबिलिया डांस कर लिया। ये काली ड्रेस पहन कर कालबिलिया डांस करना ही, ये डांस नहीं है। ये डांस एक भगवान की गिफ्ट है। इसको आप भगवान की गिफ्ट समझ के करोगे तो इसमें स्पेशली ये कि आपको एक फील के साथ करना है। अच्छा। और दूसरा स्पेशली ये कि जो जैसे मैं कमर के बल से पीछे जाके अंगूठी उठाती हूँ और फिर जो चक्कर जो लेती हूँ वो कोई भी नहीं लिया आज तक। वो चक्कर गॉड गिफ्ट ही मिला मुझे। तो वो बॉडी में पूरा ऐसे चलता है स्प्रिंग की जैसे, और कमर में पीछे आप देखना कभी मैं डांस कर रही हूँ जैसे स्प्रिंग के जैसे बल खाती है वो पूरी। वो लचीलापन सांप की वो- वजह से तो नहीं है, सांपों के साथ आप रहे, मुझे क्योंकि पता सांप नहीं बहुत कहाँ लचीले होते हैं ना, तो वो पता शायद नहीं, तो वो पीछे होकर फिर जब बल लेती हूँ मैं, तो वो सांप जैसे बल लेते हुए निकलते हैं ना, उसी तरीके से मेरा ये कमर का बल नोट करते हैं। मैं खुद भी नोट करती हूँ कि इस तरीके जैसे स्प्रिंग चल रही है। तो मैं बच्चियों को जो डांस सिखाती हूँ मैं ये कंपेयर करवाती हूँ कि आप मेरा डांस देखो कि कमर में बुआ बहुत दर्द हो रहा, मासी बहुत दर्द होता है कमर में, ऐसे जब बल आता है तो मैंने कहा वही एक डांस की खासियत है। जब तक आपको दर्द नहीं हो और जब तक आपको फील नहीं होगा तो डांस क्या करना बेटा। तो दर्द तो होता ही है, दर्द तो सहना पड़ेगा, क्योंकि वो कमर का जो एक घुमाव है ना वो आपके अंदर आएगा तब वो डांस। उसके लिए पहले शरीर का लचीलापन होना बहुत जरूरी तो है। इसमें बहुत खास चीजें हैं जिसे मैं गा के करती हूँ, कोई गा के नहीं करता है। मैं डांस जो है मैं खुद गा के और गाते गाते करती हूँ, गाती जाती हूँ, डांस करते जाती हूँ। तो गाना मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये डांस मेरे साथ जन्मा है। और आप शायद पूछोगे पर मैं पहले से बता देती हूँ, जो ड्रेस है वो मेरा खुद का अपना डिजाइन है। अच्छा। हाँ, मैं ये अगला मेरा प्रश्न यही था कि जो आप जो ड्रेस पहनते हैं वो आपकी खुद की डिजाइन की हुई है? खुद की, वो मेरी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, वो हमारे परंपरा की कोई ड्रेस नहीं है। हमारे समाज में तो काला कपड़ा अलाउ नहीं था। अच्छा। लेकिन काला कपड़ा ही मैंने ही जिद करके पहनना स्टार्ट किया, और पापा से मैंने कहा कि नहीं मुझे काला ही घाघरा। फिर समाज के लोगों ने बोला नहीं कि काला क्यों पहन रही हो आप? बहुत बोला समाज के लोगों से। पहले तो मेरे पापा ने मुझे डांटा 1 महीने तक रोई में। अच्छा। मुझे काली ड्रेस, तो पापा कहते कि तू काली ड्रेस का क्या भूत चढ़ा, मैं तो भंगवा कपड़ा पहनते हो, तो सनातनी कपड़ा भंगवा पहनते हैं। गुरु के निपाना जी के शिष्य बेटा अपन नाथ है, अपना काला कपड़ा नहीं चलता है। मैंने कहा काला कपड़ा नहीं चलता, पर पापा काले सांप तो नचाते हो। तो आपने जो ये काला रंग जो सांप को देख के किया? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं सांप नाचता तो मैं काली ड्रेस पहनूं, नहीं। अच्छा। ऐसे मेरे को लगन लगी एक कि मेरे को काला कपड़ा पहनना है। और मेरे को आज भी मेरे को काला कपड़ा बहुत पसंद है, और काली ड्रेस, लाल और काला मेरा फेवरेट है। और पीला मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहनती हूँ तब सब लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे स्पेशल ग्लो आते हैं। तो ये 3 कलर जो है ना वो मेरे लिए भगवान ने कोई स्पेशल रखा है। लेकिन लाल और काले की मैं दीवानी हूँ, काला कपड़ा मुझे बहुत पसंद है। तो 1 महीने जब रोई तब जाके पापा एग्री हुए। पापा से मैंने, अभी लंबी हो जाएगी बात, पापा से मैंने प्रॉमिस किया कि पापा काला कपड़ा मैं देखने नहीं दूंगी आपको, ऐसा मैं कर दूंगी। पापा ने कहा कि बता मेरे को कैसे करेगी। बड़ी चौपड़ पापा को लेके गई, मेरे को पापा ने 5 रुपए दिए, बोले ले पकड़,
बनवा ड्रेस 5 रुपए में? तो उस जमाने में तो खैर 5 रुपए की बहुत व्यर्थता थी। 1981 की बात है। 80 की बात है, 80 की। तो मेरे को बाबा रामदेवरा जाना था, अच्छा, इसलिए मुझे ड्रेस बनवानी। हमारे क्या कपड़े नहीं बनते, या तो हम लोग देवता के जाते हैं रामदेवरा, या फिर होली पे, दीपावली पे और राखी पे नहीं बनते हमारे कपड़े नहीं। अच्छा, होली पे बनते हैं, बड़ा त्योहार में होली पे बनते हैं, या तो दीपावली और या दीपावली वो उस पे क्या नाम है, जो बाबा रामदेवरा जाए, या फिर कोई शादी ब्याह या आरा नुगता मौसर होता है हमारे तब, या फिर नवरात्रों में। तो पापा ने कहा कि चल ठीक, रो रो की दुनिया सिर पे ले ली। पापा की लाडली थी मैं। पापा आंख में आंसू नहीं देखना चाहते थे मेरे, कभी भी। यही कहते थे कि मेरी बेटी का आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तो मेरे को चूल्हे पे नहीं बैठने दिया कभी पापा ने, खाना नहीं बनाने दिया। बोले धुएं से आंखों में तेरे पानी आ जाएगा। तो पापा ने कभी खाना नहीं बनाने दिया मुझे। तो रोने लगी तो पापा का तो दिल हिल गया। बोले यार तू कैसे रो सकती है, चल मेरे साथ, 1 महीना हो गया तेरे को परेशान होते। पापा 5 रुपए दिए मुझे। मैं जाके दुकान में बोला, मैंने कहा भैया मेरे को मेरे ड्रेस बनवानी, कपड़ा दे। बड़े शान से मैंने बोला कि आज तो मैं शॉपिंग करने आई हूँ। मजे से जो आदमी भीख मांगता हो, जगह जगह जाता हो, डांस कर रहा हो, कोई मेरे को पानी पिला रहा है, कोई चाय के बदले एक क्रीम दे रहा है, कोई दूध का गिलास दे रहा है। कचौरी बहुत पसंद थी मुझे, कचौरी के बदले नाच रही हूँ। उस जमाने में यही था, कुछ किसी के बदले कुछ मिलता था। वो बच्ची जिसके हाथ में 5 का नोट आया और वो जाके शॉपिंग कर रही, तो मैंने 6 मीटर कपड़ा लिया। अच्छा, 6 मीटर कपड़े से मैंने जो कमीज मेरा बनाया तो बहुत टाइट बन गया। मैंने कहा भैया, बोले तू कपड़ा ही इतना ऐसे लेके आई है बेटा। मैंने कहा मेरे पास पैसे ही इतने तो मैं क्या करूँ। तो पापा ने कहा कि पैसे और दे दूंगा मैं तेरे को। पापा तो वैसे 50 रुपए लेके चले थे साथ में। अच्छा, लेकिन मेरे को पहले 5 रुपए दिए उन्होंने। तो फिर 5 रुपए का तो कपड़ा ही आ गया, 6 मीटर कपड़ा आ गया उस टाइम पे। तो मैंने कहा देखो मेरे पास में ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो आप ऐसे करो, इसको नीचे से ज़्यादा घेर कर दो और ऊपर से इसको कम कर दो। तो वो बनाने वाले मोमडनी थे, गुलाब खान था उनका नाम, तो वो सरारा टाइप में बना दिया। अच्छा, तो यहाँ से वो छोटा कर दिया और यहाँ से बड़ा घेर बना दिया, तो सरारा टाइप में बन गया वो। और जम्फर बना दी ऊपर। बोले ये ऐसे ही चाहिए तेरे को। मैंने कहा अब इसके ऊपर मैंने कहा तुम लाल कलर को, लाल पीली पट्टियाँ लगा दो। तो वो मैंने 7 कलर खरीदा। पापा ने और पैसे दिए मुझे 5 रुपए। मैंने वो 7 कलर खरीदे, लाल पीला हरा गुलाबी सारा। मैंने कहा ये पाइपेन लगा दो इसके अंदर। पापा ने कहा कि फिर भी काला कपड़ा दिख रहा है देख बीच बीच में। मैंने कहा रुको पापा। फिर मैं जाके और वो लेके आई इसके चांदी की जैसे वो चमकीला गोटा वो गोटा लाके मैंने कहा इसमें वो सिंगोड़े टाइप में डिजाइन बना जो दिख रही है लाइन। तो पापा ने वो बोले ठीक है। मैंने कहा पापा इसके अंदर मैं सितारा लगा दूंगा, बोलना मत। अब सितारा लगा दूंगी मैं इसके बीच बीच में, कहाँ से लगा दूंगी फिर नहीं दिखेगा कुछ भी। तो पापा खुश हो गए, बोले बाकी तूने तो पूरा कपड़ा ही ढक दिया है इसके, सतरंगी ड्रेस बन गई तेरी। वो एक यूं ही प्यार में बनाई हुई ड्रेस। और इस जिद से मैं फिर बाबा रामदेवरा गई पहन के। वहां पे सब लोग फोटो खींच के डफली के साथ रीना रही आ गई। रीना में 7 साल की थी, छोटी थी, और रिएक्शन कर करके फोटो बनवा के मैंने वहां पे पूरे स्टूडियो में वो रामदेवरा उन लोगों ने खींच के और वो टांक दी वहां पे। तो वो ड्रेस मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं देखो पापा मेरी फोटो खींच रही है इस ड्रेस में, कितनी अच्छी देखो। बोले बेटा कुछ तो है। वो पापा मुझे स्पेशल कहते थे, कुछ तो है, कोई नहीं। फिर हम लोग आगे घर आ गए, वो ड्रेस पड़ी रही। और 80 में बनवाई थी वो ड्रेस मैंने। और 81 में मैंने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया पुष्कर में, यूं गली कुचले में औरतों के साथ नाचने जाती थी। होली के दिनों में लोग मुझे लेके जाते थे, तब नहीं डांटते। और जब यूं में नाचती तो पंच आके डांटते या औरतें डांटते या क्या नाच रही है, क्या नाचने वाली बन गई। तो जब पहले बार मैंने 1981 में जब मंच मुझे मिला, प्रोग्राम डांस किया मैंने वहाँ पे, तो यूं मेले में कर रहे थे, औरतें लेके गई छुप छुपा के कि छोरी ने नचावा तो काजल टिक्की का पैसा मिल जावा। तो बोले तेरे को नाचना है ना। मैंने कहा हाँ। तो बोले चल। तो वो यूं मुझे लेके जाती थी, नचा के उनको पैसे मिल जाते, वो अपना मेकअप का सामान खरीद, लाली मिलती थी, काजल मिलती। तो आप वो ड्रेस पहन के जाती थी वो काली? नहीं। अच्छा, वो ड्रेस नहीं, वो तो बस एक बार बाबा के गए थे तो होली का वेट कर रही थी, होली पे पहनूंगी अब मैं। वो तो मेरी स्पेशल ड्रेस थी ना भाई। मैंने कहा अब होली पे पहनूंगी, कोई बड़ा फंक्शन आएगा तब पहनूंगी। वो तो मैं माँ का घाघरा पहन के चली जाती थी। अच्छा, ऐसे ही। तो छोटी सी एक थी तो उसको मेरे को ड्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो बस यूं ही मेले में नाच रही। फिर वहाँ पे हिम्मत सिंह जी और उन्होंने मुझे देखा। और फिर मेरे को पहला मंच वो स्टेज मिला 1981 में। वहाँ पे मैंने डांस किया। समाज वालों लोगों को पता चला कि ये तो लड़की, जिस चीज का डर था वही हुआ।
तख्तों पे डांस किया इसने तो। फिर समाज के लोगों ने तो उठा के समाज से बाहर ही कर दिया। हाँ, फिर बाद में जब आपने मेहनत करके और उसको फिर समाज से बाहर कर दिया तो फिर हम लोग वहां से अजमेर छोड़ के थोड़ी दूर चले गए। अच्छा। फिर मेरे को जब मैडम ने यहाँ बुलवाया जयपुर, तो फिर मेरे भाई के साथ में जयपुर आ गई। यहाँ जब आई जयपुर तो मेरे पापा को और मम्मी को नहीं बताया था, क्योंकि मैडम ने बुलवाया था और पापा ने मना कर दिया कि हमें समाज से बाहर कर दिया, हम नहीं जाएंगे, जयपुर नहीं जाएंगी मैडम। लेकिन मैंने सुना, फिर मेरे भाई से जिद करके, मेरे भाई की बहुत लाडली थी मैं, हम दोनों बहन भाई आ गए जयपुर। पापा को नहीं बताया, लेकिन पापा समझ गए कि वो कल आए थे लोग लेने के लिए और इसने सुन लिया, वो जयपुर गई। अच्छा। तो पापा ने फिर उन दिनों में कोई फोन टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं था उस वक्त। हम तो चिट्ठी पत्री नहीं जानते, लेकिन पापा ने वो फील कर लिया कि वो तो जयपुर गए दोनों बहन भाई। फिर हम यहाँ, हमारे समाज के डेरे थे पीतल फैक्ट्री, यहाँ आके रहना स्टार्ट कर दिया समाज के लोगों के साथ। तो पहले तो लोगों ने कहा कि बोले ये तो भाग के आए हैं, लड़का लड़की है। अच्छा। तो वो गलत सोचा। फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई ये तो 7 साल की बच्ची है, मेरा भाई, मेरी बहन है छोटी, और मैं उसको लेके आया, हमारे पास तो पैसे वैसे है नहीं। बस वाले ने भी किराया मांगा तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं तो मेरी परी मैम के पास जा रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो वो जब गाड़ी वाला ने कहा कि ये क्या बोल रही है, कौन सी परी मैम के पास जा रही है, मेरे भाई ने कहा कि थोड़ा दिमाग इसका ऐसे ही है, उसको डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ। भाई कितने बड़े हैं आपके? मेरे भाई बड़े थे। कितने बड़े उस वक्त आपके? मेरे से 3 नंबर बड़े थे। अच्छा। तो भाई 2 भाई थे, उसके बाद में हुई। तो उम्र का फासला कितना होगा? वो भी शायद मेरे हिसाब से 12-13 साल के रहे होंगे उस वक्त। जैसे मैं 7 साल की थी तो वो 12-13 साल के रहे होंगे। 2-2 साल का गैप कर लो ना। हाँ, तो लगभग कोई 11-12 साल की उम्र रही होगी। तो वो भी खुद भी एक बच्चे ही थे। तो दोनों बहन भाइयों को ऐसे सोचा ना कि छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाग के। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए। बस वाले ने बेचारे ने वो सोचा कि तो दोनों बहन भाई पागल ही है, लिया है जयपुर तक, वहां से अजमेर से बिठा के हमें, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे हाथ दे के बैठ गए हम भाग के। तो बाद में तो पैसे मांगता ही, रोने लगी मैं। फिर मेरे भैया ने कहा भैया इसको रुलाओ मत, इसकी परी के पास जा रही है, थोड़ा दिमाग इसका किसका हुआ है। बोले डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ मैं। इस तरीके से कर करा के हाथ जोड़ के, शायद वो बस वाले आज भी सुन रहे होंगे तो बात सुने तो वो भी बड़े बूढ़े हो चुके होंगे खैर अब तो। हम लोग यहाँ बेचारा छोड़ दिया यहाँ लाके। फिर बस स्टैंड से हम पैदल पीतल फैक्ट्री हमारे समाज की, तो समाज के लोगों ने परेशान करना स्टार्ट किया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये इस तरीके से मैडम वहाँ मिली थी जयपुर अजमेर में पुष्कर में, उस मैडम के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे और हम बहन भाई हैं। तो फिर हमारे समाज के और भी लोग थे, तो हमारे गोत्र के थे देरान, वो समझ गए। और जो लोग मेरे को लेने आए थे ना, उनको पता चला कि वो लड़की आ गई। वो आके कहा कि नहीं ये बहन भाई है और ये मैडम के बुलाने से आए। राजमाता ने बुलाया, महारानी गायत्री देवी ने और तृप्ति पांडे ने बुलाया। रामबाग होटल में बैठते थे वो शाम वाले। उन्होंने कहा कि भाई हमें परेशान कर रखा राजमाता ने, उस तृप्ति मैम ने, कि उस बच्ची को लेके आओ जो पुष्कर में देखा। तो फिर वो लोग वहाँ आए थे लेने के लिए। अब समाज के लोग तो आपको पता, पंचायतियाँ लगाना स्टार्ट कर दिया, तेरी बेटी ने वहाँ डांस किया और हमें वहाँ हमारा धंधा चला गया, हमें अंग्रेजों को सांप नहीं दिखाने दे रहे, या तो तू भेज और नहीं भेजता है तो फिर हमारी कमाई दे। तो वो इस तरीके से पापा के साथ पेश आए। पापा ने कहा कि मैं लेके आता हूँ तेरी कमाई, जा तू यहाँ से। पर मैं आ गई फिर यहाँ। तो इस तरीके से फिर मेरा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और फिर मैं यहाँ आके मैडम से मिली और इलारुन जी से भी मिली, उनकी बहनी है बिल्कुल रमा पांडे जी, सबसे मिली। उन्होंने कहा कि बाकी ये लड़की नहीं लेके आई वो तृप्ति, तो एक हीरा ढूंढ के लेके आई। देखना ये अपना समाज का, पेरेंट्स का नाम तो करेगी, लेकिन ये पूरा अपना राजस्थान का, पूरे देश का नाम करेगी। आज वही है, आज तो और उनकी जुबान फड़ेगी आज पूरे देश की, पूरा देश, पूरे वर्ल्ड की बेटी होगी। बिल्कुल सभी आपकी उसकी तारीफ करते हैं, आपकी नृत्य कला की। अब जैसे हम अपन ड्रेस की बात कर रहे थे, तो अभी जैसे आप जो सिखाते हैं आगे जो आने वाली पीढ़ी को आप बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको वही जो आपने जो ड्रेस बनाई थी उसी पैटर्न पे ड्रेस बच्चों को देते हैं पहनने के लिए? देखो मैं जब आज तो वो ड्रेस इतनी फेमस हो गई कि मैंने पुष्कर में नहीं पहनी थी वो ड्रेस, और काफी 2-3 साल बाद पहनी थी जाके जैसलमेर में पहनी थी वो ड्रेस में। और वहाँ पे इतनी फेमस हुई वो ड्रेस कि वो हिम्मत सिंह जी ने ऐसी लाइटें छोड़ी, वो ऑटोमेटिक एकदम बिल्कुल परी की जैसे वो लगने लगी स्टेज पे। सितारे चमकने लगे, करना भील भी डांस करने लगे साथ में, जो बड़े करना भील जो थे नाटक बजाते थे वो भी, वो मटके वाले जो लंगा है वो भी, और बहुत सारा लोग, कोई तलवार निकाल के नाच रहा है, कोई घड़ा लेके नाच रहा है। तो इस तरीके से एकदम एक ऐसा संगम बना उस कलाकार उस डांस का कि सारे कलाकार डांस करने लगे। 150 कलाकार बैठ के उन्होंने एक जो होता है वो डांस रखा था। लेकिन करना बिल तो मेरे को देखते ही स्टेज छोड़ के वहाँ मंच छोड़ वहाँ डांस करना स्टार्ट कर दिया। फिर मटके जो बजाते हैं लंगे मांगने यार, वो करके
वो भी आके, तो ऐसे लग रहा कि उन सबों के बीच में एक परी डांस कर रही, इतनी अच्छी वो लाइटिंग। तो वो ड्रेस वहां से फेमस हो गई मेरी, फिर तो मैंने परमानेंट वही पहनना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। अब मैं क्या करती हूँ कि वो ड्रेस ऐसी हो गई ना, आप कह रहे हो कि बच्चियां अंग्रेजनियां बाहर से आती है, वो भी वही ड्रेस पहनती है। मैं पूरे वर्ल्ड में सिखाती हूँ मैं डांस, पूरी वर्ल्ड की लड़कियां आती है अच्छा, डांस अच्छा। सीखने। तो अब जो भी मतलब कोई भी जिसको डांस नहीं आए ना, तो काली ड्रेस पहन के खड़ी हो जाए तो कोई भी कह देगा हाँ यही गुलाबो है, ये एक डांस है। बस मैं कहती भाई नकल में भी अकल की जरूरत होती है, हाँ। थोड़ी सी कला डालो इसके कला अंदर, डालो, ड्रेस बिल्कुल। पहनने से नहीं होता। ड्रेस पहनने से नहीं तो होता। आज ये ड्रेस इतनी फेमस हो गई कि बच्चा बच्चा इसी ड्रेस को, आज जैसलमेर में मैं भी गई थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, बच्चे को 500 लड़कियों को डांस सिखाने के लिए वहां पे। तो वहां पे अभी मैंने देखा कि मतलब बाहर ऐसी कौन सी होटल है सब में जिसमें मेरा कालबेलिया ड्रेस और कालबेलिया लड़कियां डांस नहीं, 500 लड़कियां काम कर रही है वहाँ। अच्छा। 500 उन्हीं को मैं उनको और कोरियोग्राफ करके डांस मतलब सिखा के भी। और मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। तो इतना अच्छा लगा कि मतलब मेरा एक ड्रीम है ना कि घर घर में गुलाबो हो जाए। तो बहुत सारी मतलब देख लो कि कुछ परसेंट मतलब घर घर में गुलाबो हो चुकी है। और जब लड़कियों की जान में बताऊं कहाँ से हमारे घर में गुलाबो हुई कि जब से मैं अमेरिका गई थी 85 में अमेरिका गई, जब मैं वापस आई थी तो समाज के लोगों ने कहा कि बोले बेटा पर जाने से पहले मेरे पापा नहीं रहे। 85 में पापा गुजर अच्छा। गए थे। 85 में जब मैं अमेरिका जा रही थी तो उससे एक रोज पहले मेरे पापा गुजर गए। मेरे को वापस ला के बताया, फिर भी मेरे पापा को मैंने अपना आप में पाया और मैं आप गए, फिर भी हिम्मत करके गए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है उस बहुत वक्त बड़ी बात ऐसे होती है कि किसी के माहौल में एकदम से पिता गुजरे हों और फिर अपन अमेरिका जाएं। जान बिल्कुल कल की प्लेन है, कल की प्लेन है, समझ गया आज मैं। मुझे बता रहे हैं कि बिल्कुल, तेरे पापा नहीं रहे, और वो भी दिल्ली से जयपुर लाके बताया कि पापा नहीं रहे। बेहोश पड़ी रही 5-6 घंटे और मेरे पापा खुद आए हैं और मेरे को उठाया, बोले बेटा उठ, तेरे को तो चिल गाड़ी में बैठना है ना, तू तो सो रही है यहाँ। सील गाड़ी एरोप्लेन। हाँ मैंने कहा मैंने देखा, बोले माँ पापा आए थे अभी। अच्छा। तो बोले पापा अभी कहाँ आएंगे, बोले बेटा पापा तो माँ पापा रोने तो लगे। गया वो मैंने कहा नहीं सच में जाके जगाया है, और उन्होंने कहा कि तेरे को जाना है। मैं जाऊंगी। माँ ने कहा कि नहीं तू नहीं जा सकती बेटा, 12 दिन होंगे उसके बाद ही जाना, हिंदू धर्म में पहले बिल्कुल नहीं, 12 दिन के बाद ही 12 कहीं, दिन के हाँ, बाद ही बिल्कुल। निकलता है। मैंने कहा माँ किसके 12 दिन करेगी, मेरे पापा तो जिंदा है, आंखों से उजल हुए, शरीर से थोड़ी, देख ले खुद पूरा शरीर उनका बनाया हुआ है, मेरे अंदर जिंदा है, मेरे भाई में जिंदा है, मेरी बहन में जिंदा है, उसके साथ 8 औलादे हैं, 8 में जिंदा है। अगर वो पापा नहीं होते तो हम नहीं होते माँ। सही बात है। पापा तो हमें बांट के गया ना उनका खुद का खून, तो वो तो जिंदा ही है, हम में जिंदा है। तो मेरे पापा के लिए मैं जाऊंगी, पापा मुझे आके जगाए। मैं मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पापा स्पेशल है मेरी बेटी, कुछ करेगी। मेरे पापा 5 साल समाज से बाहर रहे माँ, सिर्फ इसीलिए कि मेरी बेटी कुछ कर रही है। कुछ कर रही है। पापा अजमेर छोड़ के जयपुर आए, महारानी गायत्री देवी जी के गोद दे दिया मुझे कि मैडम ये आज से आपकी बेटी, मैं समाज से लड़ूंगा, मेरी बेटी का ध्यान आप रखेंगे। और मेरी बेटी महारानी गायत्री देवी जी ने यही कहा था कि तेरी बेटी बहुत स्पेशल है बाबा, वो कुछ करेगी, इसको आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। तो मेरे पापा ने कहा कि मैडम ने कहा कि वो कुछ करेगी, तो वो कुछ कर रही है। तो इसलिए मेरे पापा की उम्मीदों पे मेरे को खरा उतरना था, और पापा की बात नहीं खराब कराने वाली नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी माँ, मेरे को चाहे समाज और समाज से बाहर कर दे, मैं जाऊंगी, तुम कर लेना 12 दिन जो भी करना है, पर मैं तो ये कह के जाऊंगी कि 12 दिन करने की जरूरत ही नहीं, मेरे पापा जिंदा है। ऐसे करके मैं तो सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ के मेरे भाई को लेकर मैं तो दिल्ली चली गई। किसके साथ गए थे आप? मेरे भाई के साथ। भाई के साथ अमेरिका दोनों साथ में गए? भाई बहन? अमेरिका मेरे भाई नहीं गए थे क्योंकि भाई जा रहे थे। अच्छा। पर वो उसी कारण रुक गए, पिताजी के होंगे, क्योंकि बड़े भाई थे मेरे। उनको ये सारे क्रियाक्रम जो भी थे पूरे करने वो आगे गए। पगड़ी तो उन्हीं के ऊपर बिल्कुल बंधनी बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो समाज के जो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं ना भैया, वो बेटे को अपन काट भी नहीं सकते। सही बात है। हर चीज से आप लड़ाई कर रहे हो राइट के लिए, लेकिन कई ऐसी चीजें होती है, समाज का राइट होता है उसमें। करना वो नहीं, वो एक धर्म भी है, करना भी पड़ता है, क्योंकि एक बेटे को उस चीज में, मरण, ये 3 चीजें जो होती है वो समाज सुधारता है। और अगर जन्म में कोई समाज की औरतें नहीं बैठती, गाना गा के सूरज नहीं पूछती, तो वो कभी जन्म नहीं सुधरता। बिल्कुल नहीं, सही बात। मरने के टाइम पे भी अगर आपको 5 आदमी बैठ के कार्यक्रम ढंग से नहीं करेंगे, मुक्ति नहीं मिलती जब तक कार्यक्रम, तो उसको मुक्ति नहीं मिलती कहते हैं। सही बात है बिल्कुल। तो शादी में भी 5 औरतें 5 मर्द, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब 3 ही चीजों को मैं जानती हूँ कि समाज ही सुधारता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है समाज। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि भैया, तो भाई तो कहा कि नहीं बेटा मैं ले जाता हूँ, तेरे को जाना। तो फिर आप अकेले गए फ्लाइट में? फिर मैं, मेरे और दूसरी एक सहेली थी, वो कलाकार थे, 42 कलाकार थे। 42 कलाकार लोग? डांसर में एक ही थी उसमें। अच्छा। सब हैंडीक्राफ्ट के कलाकार थे, कोई पेंटर थे, कोई सिंगर थे, कोई लांगा मांगनियार थे। तो इस तरीके से 42 कलाकारों की हमारी पूरी टीम थी।
हम भारत सरकार की तरफ से गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजीव सेठी जी हमें लेके गए थे यहाँ से। और ये 84 में होने वाला था ये भारत महोत्सव, तो इंदिरा जी नहीं रहे। हाँ, उस तो साल फिर वो 85 में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तो ये भारत महोत्सव बहुत बड़ा भारत महोत्सव हुआ था, ये उसमें गई थी मैं। तो मैं फिर वहाँ पे चली गई और वहाँ पे 2 महीने तक मैं डांस सिखाती रही, करती रही वहाँ पे। और जो लंच में बच्चे आते थे उनको मैं डांस तो आप वहाँ पे 2 महीने रहे पूरा? 2 महीने, हाँ 2 महीने 5 दिन, 65 दिन रह के आई थी अच्छा, मैं। 65 दिन रह गए। तो वहाँ पे वो पूरा मतलब सरकार ने सारा आपका खर्चा और वो सब कुछ सरकार वो ने तो किया? पूरा 42 कलाकारों के साथ सारा गए पूरा थे, जो तो किया। सरकार के थ्रू गए थे, ICCR के थ्रू गए थे हम लोग, अच्छा, भारत अच्छा। सरकार की तरफ से। तो ICCR खर्चा उठा रही थी हम लोगों का। तो हमें तो पता ही नहीं खर्चा क्या होता है, हमें तो पैसे मिलते थे वैसे के। तो उसके पैसे मिले आपको 2 महीने 5 दिन? पैसे मिलते थे हफ्ते के हफ्ते $420 मिलते थे। अच्छा, $420 उस वक्त के मिलते थे हफ्ते की हफ्ते हमें। तो वो आवाज जब होती तो हम लोग हंसते थे, मेरे को कहते थे गुलाबी नाथ। मैं कहती गुलाबी नाथ नहीं हूँ मैं, नाथ हमारे मर्दों के या मेरे भाइयों के लगे, पापा के, मैं तो गुलाबी हूँ। बोले तेरा सरनेम। मैंने कहा सरनेम में ये क्या होता है? मैंने कहा ये गोरखा के सरनेम होता है, जाति का नाम भी लगता है। तेरी जाति क्या है? मैंने कहा सपेरा। तो ठीक है, मैंने कहा मेरे को गुलाबी सपेरा बोलो आप, सरनेम मेरा, मैं सांपों के साथ में भी नाचती हूँ तो सपेरा रखो आप मुझे, लेकिन नाथ मत बोलना। मेरा कार्ड भी जो है ना वो नाथ के नाम से बना हुआ, आज भी गुलाबी नाथ लिखा हुआ है इसमें। अच्छा। जो हमारे वो पासिंग कार्ड मिलता था ना, आइडेंटिटी कार्ड, वो पर तो इस तरीके से मेरा वहाँ पे 2 महीने रह के आई। वहाँ पे लता जी भी मिले मुझे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, और राजीव गांधी जी भी मिले, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और वहाँ की सरकार मुझे रख रही थी कि यहाँ आप रहो, यहाँ डांस सिखाओ बच्चों को। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो भाषा से कैसे कम करते थे? जैसे वहाँ तो अंग्रेजी में बोला जाता होगा। यहाँ पे पहले 2 महीने हमें दिल्ली रखे थे, तो यहाँ पे हमें सिखा के भेजा किस तरीके से सारा वॉशरूम वगैरह किस तरीके से यूज करना। तो हमने क्या सीखा वहाँ पे, येस या नो, इतना ही सिखाया था कि आपको अगर कोई चीज लेनी है तो येस करना, और नहीं लेनी है तो नो कर देना। वो माहौल ऐसा, फिर आप जिस समुदाय से निकल के आए एकदम से, क्योंकि अंग्रेजी, क्योंकि आप जहाँ जिस देश में जा रहे हैं वहाँ पे पूरा अंग्रेजी का माहौल, वहाँ के जो लोग हैं वो आपसे अंग्रेजी में ही बात करें, क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं है, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी उस वक्त आपके लिए। लेकिन बस ये कि ये येस नो से पूरे 2 महीने निकल गए। भाई कोई चीज अच्छी लग रही थी येस येस येस, और नहीं तो नो नो नो, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को। चलो, तो इसमें हमारा टाइम पास हो गया। हम इतने भाषा की प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो कला में कोई भाषा की जरूरत नहीं। कला में भाषा, कला ऐसी है, इसकी भाषा की जरूरत। लेकिन फिर भी जब अपन कुछ करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, वो फिर दिक्कतें आती, ऊपर से पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर दिक्कतें तो आई है, लेकिन बस वही कि माता रानी साथ थी। और अपने जो मैंने कभी लाइफ में ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं 175 कंट्री जा चुकी हूँ। अपना आप को मैंने कभी अनपढ़ नहीं समझा है। मेरे को सब कुछ आता है। मैंने ये हिम्मत रखी कि मेरे को सब कुछ आता है। प्लेन में बैठना नहीं, ये बैठ जाऊंगी, आप तो कैसे ये चली जाऊंगी। पहली बार की दिक्कत होती है, प्लेन में तो बैठना है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पहले अमेरिका गई तो लोग देखते थे कि हाँ कैसे 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 निकल रहे हैं, तो उसी तरीके से मैंने सीख लिया सब कुछ। और धीरे धीरे देखो मुसीबतें बहुत आई है, परेशानियां बहुत आई है, लेकिन बस निकलते गए। तो जब मैं अमेरिका से वापस आई तो समाज के लोग आए लेने के लिए, और उन्होंने मेरा पूरा वेलकम किया। कहा कि बोले बेटा तूने तो बहुत अच्छा काम किया, कि हमारे तो यहाँ पे मान सम्मान बढ़ गया। हमें तो गिलास देते हैं चाय का, बरोबर बिठाते हैं। पहले हमें तो ऊपर से चाय ऊपर से डाली जाती थी और छुआछूत करते थे लोग, अब तो हमें बरोबर बिठाते हैं। सिर्फ तेरी वजह से कि तेरी बेटी अमेरिका गई, तुम्हारे समाज की बेटी अमेरिका गई, और बेटा रोज तेरे अखबारों में फोटो आती है। तो समाज के लोग आके बोला कि बोले बेटा आपने तो बहुत अच्छा काम किया, हमें तो इतना मान सम्मान मिलता है, और इस तरीके से बोला। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि समाज का एक सुधार हुआ और समाज का नाम हुआ। तो फिर मैं थोड़ी नाराजगी उनको दिख रही थी, तो बोले बेटा हम आपको पंच चुनेंगे हमारे समाज का, अच्छा, और हमारा अध्यक्ष बनाएंगे आपको। मैंने कहा ये मैं नहीं जानती, पंच मर्दों का काम होता है, औरतों का नहीं। बोले औरतें भी बनती है, आपने तो इतना बड़ा काम किया कि हम पंच कुछ भी नहीं लग रहा है आपके सामने, तो हम समाज में तो लेंगे ही आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी आपके जैसी बेटी हो, और हमारी बेटियों को भी आप डांस सिखाओ। मैंने कहा आप बेटियां तो रखते ही नहीं हो, तो बेटी कौन सी बेटी को डांस सिखाऊं बताओ? जब भी मैं वापस आऊंगी समाज में, जब भी मैं डांस, तो किसको सिखाऊं किसको? सही बात। तो आप बताओ मेरे को, तो प्रॉमिस करो आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारोगे। और मेरे समाज के लोगों ने उसी टाइम में प्रॉमिस किया कि प्रथा को खत्म करते हैं हम, आज के बाद हम किसी गुलाबों को नहीं मारेंगे। पता नहीं हमने कितने गुलाबों को मार दिया है, बहुत। तो हमारे घर में गुलाबों होनी चाहिए। तो बस 85 में सबसे पहला जो जीत हुई मेरी मेरे पापा की, कि बेटियों की जान बची, क्योंकि पापा भी इस रूल से खिलाफ थे। बिल्कुल। पापा भी कहते हैं कि जिस माता की पूजा करता हूं मैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, आप जिस माता से पेट से जन्म लेते हैं
उसी माता को मार देते हो आप लोग। और औरतें दूसरे जब समाज की लड़कियां मोल खरीद के लेके आते हो, हाँ, जो वही। ऑलरेडी आपके घर में उनको भी तो लड़कियां उस वक्त होती ये हैं। समझनी चाहिए थी ना कि जो हाँ। आपकी बीवी भी तो कोई हाँ। कन्या ही है किसी की। तो वो मोल खरीद के लाते थे उन औरतों को, अच्छा, जालोर मोल से। खरीद के लाते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन खुद के वंश की बेटियां नहीं रखते थे, मोल खरीद के लिए आते 2, 3, 4, 5 साल की बेटियां, उनको पाल पोस के बड़ा करके उनसे शादी करते। ऐसा रिवाज था हमारे। और खुद के वंश की बेटियां नहीं रखते। तो मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे, क्योंकि पापा के घर में तो मेरे नाना जी जो थे वो रखी थी मेरी माँ को। अच्छा। तो पापा को वो फील था कि अपने वंश की बेटियां कैसी अपने वंश की होती हैं, बेटियां तो हाँ। वो कितनी रेस्पेक्ट, कितना कुछ करते हैं। उन जो लेके आते थे उनकी बोली भाषा नहीं मिलती थी, कैसे वो मिलेगी? जालोल की थी, हाँ, बिल्कुल। छाबड़ी बनाने वालों की, बिल्कुल। तो वो भाषा नहीं मिलती थी। लेकिन वो ठीक है, अब मर्द 25-30 साल का हो जाए फिर क्या करे, मोल खरीद के लाके शादी करते थे। तो इस तरीके से मेरे पापा की जीत हुई कि पापा भी इस रूल से खिलाफ थे और मैं भी। तो पहला बार समाज लोगों ने कहा कि ये प्रथा खत्म करते हैं, आज के बाद कोई बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में बेटियां कितनी भी हो हम बेटियों का वेलकम करेंगे। सही बात है। और आज भैया इतनी बड़ी बेटियां, मतलब कि एक घर में 5-5, 6-6 बेटियां हैं, कमा के खिला रही वही बेटियां ससुराल को, पियर को। और जो लोग गार्ड चुके ना अमेरिका जाने से पहले, वो अब पछता रहे हैं, यार मैंने तो 5 बेटी गार्ड दी थी, मैंने तो 6 बेटी गार्ड दी थी। आज उनमें से भी कोई गुलाबो होती हाँ, है। उनमें से भी कोई गुलाबो। आज जो उसके बाद में जो बेटियां रखी है, आज वो बेटियां पूरी कमा के खिला रही है। हमारा पुष्कर में मेरे खुद के चाचा का लड़का है, मेरा भाई है, बनवारी नाम है उसका, उसके घर में आज 10 बेटियां हैं। 10 बेटियां। अरे एक ही बेटा है। वो कहता है बोले भाई एक, मेरे तो 10 बेटी भी और हो जाए ना तो भी उनका वेलकम है। मेरे 10 की 10 ही देख कमा के खिला रही है और खुद अपना कदमों पे खड़ी है, कोई वजन नहीं है बेटियों का, खुद अपनी ताकत अपने खुद पाँव पे खड़ी, वजन नहीं पड़ी अपने ऊपर। तो मेरे कहा वो तो पहले भी था। अरे बेटी अपने ऊपर, वो तो घर पूछ के आती, वो तो आप 12-13 साल की उम्र में तो शादी कर देते हो, उसको तो वैसे ही दूसरे घर जाना होता है, दूसरा घर जाना है उसको। तो फिर आप पे वजन कहाँ से हुआ? बोलो बेटियों को दुख होता था, दारू पी के ठोकना मारना, दुश्मनी हो जाती थी बेटियों के बदले, बेटी रखोगे तो वो दारू पानी पी के मारना करना, और रोटी नहीं मिलना, कोई उठा के ले जाए तो वैसे बदनाम, 7 पीढ़ी का कलंक लग जाता, तेरी बेटी को कोई भगा के ले गया, उठा के ले गया। अंग्रेजों का जमाना था। हाँ। तो उस टाइम पे रजवाड़ी टाइम था, तो डरते थे बेचारे, गरीब लोग थे, गाँव में रहते थे, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं ये डर भी था, इस चीज डर ही को, था, डर ही इसी चीज का कि बहुत सारा हादसे हो चुके थे, तो कहते थे कि नहीं। क्योंकि अगर बहुत पुरानी बात की जाए तो उस वक्त ऐसा नहीं था बेटियों को लेकर। हाँ। ये बीच में चालू हुआ जब ये अंग्रेजों का जमाना आया, तो क्योंकि वहाँ डरते थे। ये आपकी जाति की नहीं, कई जातियों में ऐसा था। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी अगर कोई जानवर भी, गधी बकरी कोई भी जाके भी अगर रेल के नीचे कट जाती थी ना, तो ये हम लोगों को मारते थे कि तुम्हारा ये जानवर यहाँ आके मरा, और जानवर रेल के नीचे आया, रेल पटली, वो रेल पलटी खा जाती तो हम ही लोगों को सजा मिलती थी। मेरे पापा कहते बोले बेटा हम लोगों को अंग्रेज आके मारते थे। हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए हम बेटियां कैसे रखते बोले। सही बात। अब बेटी रखो कोई उड़ा के ले जाए, वो डर था कहीं ना कहीं। फिर बेटी की तो जिंदगी खराब होगी, इससे तो मार ही दो, गाड़ दो। समझ गया। वो डर की वजह से उन्होंने डर की वजह से वो बेटियों को जमीन में जिंदा ही गाड़ देते। बाद में जब आपने जब उनका इतना नाम रोशन किया और आपने अपने समझाया, तब जाके हिम्मत बनी उनकी कि जब एक बेटी कर सकती है तो फिर क्यों नहीं हमारी बेटियां क्यों नहीं कर सकती। और मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये मानना है, पर्सनली भी मानना है कि जो आपके घर की पुत्री है या बेटी है उसको सशक्त होना चाहिए और उसको खुद इतना डेवलप होना चाहिए कि कल को खुदा ना खास्ता कल को शादी करते हैं और पति के साथ कोई दिक्कतें हो जाए तो बेटी इतना दम रखे कि अपने पति को, अपने बच्चों को खाना खिला सके। आज मैं खुद देखो, मेरी माँ ने मुझे बचाया, मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं, तो मैंने ये सोचा था कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे को आज मैं 175 कंट्री जा चुकी, तो मेरे को पता है कि पढ़ी लिखी होती तो मैं और भी कुछ नाम कर सकती, और भी कुछ। सही बात है। लेकिन मैं अनपढ़ रही तो मैं डर के रही। सबसे मेन चीज तो ये कि लोग, मैं कभी लाइफ में कहीं साइन ही नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ही नहीं। कोई साइन करवाते थे मेरे को रेडियो वाले से लेके टीवी वालों से। आज मैं डेनमार्क रेडियो से पास हूँ और टीवी चैनल से जो उससे भी हूँ। पेरिस में मेरा आज इंडिया से ज्यादा नाम है पेरिस में। बिल्कुल। 10 एल्बम गा चुकी हूँ, लाइव बुक छपी है, वहाँ पे भी वो लोग साइन करवाना चाहते हैं। मैं वहाँ के रेडियो से पास हूँ और वहाँ पे भी टीवी से भी पास हूँ। वो लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाते हैं, लेकिन मैं साइन नहीं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं साइन नहीं करूँगी, तो वो कहते क्यों नहीं करती है साइन। मेरे कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं, तुम्हारे इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ, हो सकता है जिंदगी भर मेरे को बाउंड कर लो तुम यहाँ। सही बात है। हो सकता है कोई मेरे को शादी पे साइन करवा ले कि मेरे से मैरिज कर रखी है। तो मैं भाई अनपढ़ रही, तो मैं क्यों यहाँ चक्कर में फंसूं।
तो इस चक्कर के मारे मैंने साइन ही नहीं किए। फिर बाद में उन सब लोगों को पता कि ये साइन नहीं करती है, तो मैंने मना। वो यहाँ पे भी कहते रहे इंडिया वालों से पढ़वा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वहां बेचते हैं, वो पढ़ के वापस भेज देंगे, फैक्स कर देंगे। अब तो फैक्स का जमाना आ गया, बिल्कुल फैक्स कर देंगे। मैंने कहा मुझे साइन करना ही नहीं है ना भाई, नहीं करना मुझे, तो वो फैक्स रख दोगे, दूसरे फैक्स पे साइन करवा लोगे। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपना आप को इतना बचा के रखा, और फिर मैंने सोचा कि मैं तो बचाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो वो कैसे बचेगी अपना आप में। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरी बेटी होगी मैं उसको बेटा और बेटी पढ़ाऊंगा उसको। तो मैंने, मेरी बेटी हुई मेरे पहला, मेरी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी 86 में। शादी से याद है साहब कहाँ मिले पहली बार? वो मिलेंगे तो कहा समाज के लोगों ने शादी कराई, मतलब वैसे हमारे समाज के लोग आज भी पहले भी समाज के लोग ही ढूंढते हैं लड़का हमारे। तो आपकी 14 साल की उम्र में शादी हुई, तो साहब की उम्र उस वक्त कितनी थी? 35 साल के। अच्छा 35 साल। अच्छा, आपके और साहब के पीछे इतना एज डिफरेंस है? अच्छा 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 अच्छा। चलता है, जैसे मेरी माँ जन्मी तो मेरे पापा 25 साल के थे। अच्छा। तो पापा ही लेके आए थे उसके जापे का सामान, और मेरा नाना खुश होकर उनके साथ सगाई, उसी टाइम पे सगाई कर दी जन्मते। ये तो बड़ा एकदम पहली बार सुना। बोला छोरा मैंने नहीं दूंगा, बोला थारे लिए छोरी बच्चे। मेरे 4 मोमा ही थे। और जब मेरे नाना जी होने से पहले मेरे नाना जी ने कहा बेटा तू जापे का सामान लिया, समझ रहे? जापे का सामान आता है बिल्कुल। बोले गुड़ और अजवान और तेल ये लिया बेटा, हो सकता है आजकल में डिलीवरी हो गई तो मैं क्या खिलाऊंगा। तो बहुत दूर दूर गांव रहते थे, हम तो गांव के पास में तो रहते नहीं थे, क्योंकि गांव वाले लोग हमारे को टिकने नहीं देते। सही बात है। तो वो बेचारा पापा गए सुबह शाम तक लेके आए, जब तक मेरी माँ का जन्म हो गया। तो मेरे नाना जी सोचे कि मेरे 4 लड़के लड़की, 4 लड़कों पे लड़की हुई है, मैं इसका नाड़ा काटूंगा, मैं तो इसको जिंदा रखूंगा। तो मेरे नाना ने जिंदा रखा, रख सकते थे 1-2 लड़की, कोई दिक्कत नहीं। मेरे नाना ने हिम्मत जुटाई, मैं तो इसको जिंदा रखूंगा, जिंदा रखा। और आते ही मेरे पापा को कहा, बोले बेटा ये लड़की, कोई पेरेंट्स नहीं बोलते थे हमारे समाज में, पेरेंट्स शादी की बात नहीं करते, लेकिन मेरे नाना ने हिम्मत जुटाई। पहले बार मेरे पापा को कहा, बोले बेटा छोरी मैं थारे वास्ते रखी हूँ, तेरे पापा को बोलना मेरे परिवार वालों से बात करके और ये छोरी से सगाई कर ले। तो मेरे पापा गए मेरे दादाजी के पास, बोलो पापा, बोलो वो जो जिसके लिए मैं सामान लेकर आया ना, वो कह रहे कि वो लड़की मेरे को देंगे। अच्छा। तो बोला कोई परिवार वालों से बात करो। फिर मेरे दादाजी, मेरे नाना जी के परिवार वालों से बात करके उसी टाइम पे सगाई करी। तो मेरी माँ जब 6 साल की थी तब वो ससुराल आ गई थी, 6 साल की। जमाना भी अलग ही था बिल्कुल। हाँ। और वो मेरे पापा है ना, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से पाला मेरी माँ को, इतना कि वो गुड़, मतलब मसरी, मेरे पापा कहते थे, बोला मसरी, खोपरा और बादाम ये कूट कूट के और मम्मी को खिलाते थे, मेवा बना बना के, और वे जल्दी जवान करने के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये बेटी की तरह ही पाला बिल्कुल। हाँ। बड़े पति ने अपनी बीवी को बेटी की तरह ही पाला बिल्कुल। मतलब खोपरा कूटते थे, मछली डालते थे। और मेरी माँ जो थी ना, वो मेरी जो उनकी बहन थी ना, मेरी मौसी, वो मेरे ताऊ जी के घर में थी। अच्छा, एक ही परिवार में। हाँ। तो वो ताऊ जी के घर में जो थी ना, तो वो दोनों सालों बेणी बात करते थे कि बोला इसको जवान कैसे जल्दी करें। तो मेरी मौसी कहती, बोले ठीक है। तो मेरी मौसी मेरे पापा दोनों खोपरा कूट के, मछली डाल के, घी डाल के, और वो खिला खिला के जवान किया मेरी माँ को जल्दी। और मेरी माँ 6 साल की उम्र में ससुराल आ गई, और 13 साल की उम्र में तो मेरी माँ बन गई, बेटी हुई। अच्छा। मेरी बहन, बड़ी वाली बहन, सबसे बड़ी वाली बहन जो। पर मेरे पापा बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बहुत इज्जत करते, बहुत मतलब उसको प्यार करते थे मेरी माँ से। वो बेटी की नजर से देखते थे हमेशा। बोले हमेशा ये कहते, बोले पता तेरे को तेरी माँ जन्मी तब मैं इसके जापे का सामान लेके आया। हाँ। ये मैं मगर 25 में था बेटा, 25 साल का था, जवान थे बिल्कुल। हाँ जवान। तब बोले तेरी माँ जन्मी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं समाज की, अपने समाज की बेटी के साथ। सही बात है बिल्कुल, वो कहीं यहाँ से खरीद के नहीं लाया। हाँ। नहीं लेके आए। तो बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो बहुत हमारा नॉर्मल था। मेरे पापा, मेरे साहब जब 35 साल के थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए और हमारे समाज के लिए। तो मेरे पापा गुजर गए थे ना, तो मेरे समाज के लोगों ने सोचा कि पापा तो रहे नहीं है, ये लड़का ढोलक बजाता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था मेरे साहब। अच्छा, तो 8वीं तक पढ़े हुए थे, और ये मेरे को बहुत समझते थे। उस जमाने में 8वीं पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जब से समझते थे, जब से मतलब मैं 7 साल की थी। अच्छा। तो मेरे को छोटी सी को ये उठा के और साइकिलें बिठा के भजनों में भी लेके जाते हैं आपके साहब। हाँ। अच्छा। और नचाते, तो मैं भी इनके साथ में पली बड़ी। अच्छा। तो जब शादी की बात आई थी, इन्होंने मना कर दिया था पहले। तो बोले यार मैंने तो इसको बच्ची की नजर से देखा, हमेशा मैं तो साइकिल में बिठा के लेके जाता हूँ आगे, मैं कैसे शादी करूंगा इसके साथ में। बोले अब तू इसको संभाल सकता है, कि तू जानता है इसको, कि इसका पापा इसको किस तरीके से रखता था,
और तू कलाकार है और कलाकार कलाकार को समझता है। बिल्कुल सही बात है। तो तू बेटा इसको समझेगा, तू तैयार हो जाए, शादी करेंगे तेरी गुलाबी के साथ में। तो बोले भाई ठीक है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँगा, किस्मत वाला हूँगा कि मैं ऐसी बेटी से शादी करूँगा जो बेटी देश का नाम करके आई है। सही बात मेरे साहब बहुत खुश हुए। तो मेरे साहब और मेरे पापा को में से मेरे साहब देखते थे कि पापा मेरे को किस तरीके से रखते हैं कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, धुआं रोटी। तो वो मेरे साहब ने भी पापा की जगह ले ली, मुझे कभी रोटी बनाने नहीं दी, कभी मेरे को धुएं का आगे नहीं बैठने दिया, कभी मेरे को बुआरी झाड़ी ये क्या होता है मेरे लिए, कुछ नहीं। बच्चे भी हो गए तो खुद इतना ध्यान रखते थे कि मैं पाल रही हूँ ना, तू जा थारो प्रोग्राम कर। 3 साल के होते स्कूल भेज देते थे और बोला अब जा तेरा प्रोग्राम कर। तो हम लोग 5 बच्चे, मेरे एक मैं हूँ, तो हमारे सबके 5-6 बच्चे हैं हम। अच्छा, वो मुझे भी बेटा ही कहते हैं कभी-कभी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं क्योंकि तो वो हम लोग पापा ही कहते हैं सभी का हमारे पापा, क्योंकि रोटी वो बनाते हैं, सब्जी वो बनाते हैं, सब कुछ ही वो बनाते हैं, खाना बना के खिलाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा जो एक मैनेजर का काम है वो भी वही करते हैं, प्रोग्राम में जाना आना करना। तो इस तरीके से मेरी साहब मेरे पाला भी उन्होंने आपको, जब छोटे थे आपको लेके जाना, फिर उसके बाद जब खुद के बच्चे हुए फिर उनको पाला, तो एक तरीके से पिता समान ही हो गया। बिल्कुल हो गए। तो बस सही बात। ये भी पता है क्या, ये भी बताओ मैडम आपको कि ये किस्मत की बात होती है कि ये भी बहुत किस्मतों से आपको ऐसे पिता मिले। हाँ, कि देवी माँ की कृपा से आपको ऐसे पिता मिले, फिर पिता के समान ही पति मिले कि जिन्होंने पिता का स्थान ले लिया और उनकी तरह सपोर्ट किया आपको, उनकी तरह ऐसा लगता है मेरे पापा इनके अंदर समा गए। बिल्कुल सही बात है। वो जितना मेरे को ध्यान प्यार करते थे उसी तरीके से, उसी तरह से इन्होंने आपको फिर किया जीवन में आगे किया। और आज भी वो इतना ही, आज भी अगर कोई बात होती है उदास हो जाती हूँ या फिर कुछ, अब बड़े घर होता है पता है टेंशन हो जाती है, टेंशन तो कई बार चीजें होती है। कभी भी अगर आंख में आंसू देख लिया ना तो कहेंगे आंख में आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं सब कुछ बर्दाश्त बाप की तरह बिल्कुल जैसे इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। भाई तुम लोग बड़े हो गए, तुम कुछ भी करना, लेकिन मेरे बच्चों को भी मैं सलाम करती हूँ कि माता रानी की कृपा से ऐसी गिफ्ट दिए भगवान मुझे, मेरे 5 बच्चे, कि वो मेरे लिए भगवान है। मेरा डांस और मेरा 5 बच्चे ये मेरे भगवान है, इनका ही मैं पूजा करती हूँ। और मेरे साहब तो पापा की जगह लेके बैठे हैं। तो मेरे ये 5 बच्चे मेरे भगवान है। कहते हैं ना बच्चे बड़े होने के बाद सब अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे है ना, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ मेरा बड़े वाला बेटा डांस में था, आज वो फ्यूजन ग्रुप का एक पहला लड़का जो फ्यूजन ग्रुप बनाया, पहला लड़का जो वो आज डीजे परकशन से बना है। अच्छा, आज बहुत बड़ा नाम है डीनो बंजारा का, बिल्कुल मालूम है, देखा। और पहला लड़का जो मोटर बाइक रेसिंग करता है भवानी, मेरा बेटा जो स्टील सालासर में था और है वो अभी डांस टीच करता है, वो भी वो उसको मोटर बाइक सिखाता है। अच्छा, स्टैंडिंग वगैरह करना, रेसिंग करना। तीनों बेटियां वो बहुत अच्छा करती है। बड़ी वाली बेटी वो हीरोइन है राजस्थानी, बिल्कुल राजस्थानी फिल्मों में। और वो बेटी सोची कि मैं पेरिस रह के क्या करूं, मैं तो मेरे घर जाऊं। सही बात, मैं भी तो डांस करूंगी ना। बिल्कुल। जब विदेश की लड़कियां हैं, मेरी बेटी ने पहला लड़की जो MGD स्कूल से पढ़ाई किया, पढ़ाई होने के बाद फ्रांस चली गई, फ्रांस पढ़ाई करूंगी। बोले माँ, पापा का ड्रीम था उसको कोई IAS बनाया या बहुत बड़ा अफसर बनाया, बिल्कुल। लेकिन वो वहां रह के पढ़ रही थी, वहां की लड़कियां मेरे पास आ रही डांस सीखने। तो वो कह रही, बोला कहाँ जा रही हो तुम? बोला हम तो इंडिया जा रहे हैं, राजस्थान जाएंगे, गुलाबी सपेरा के पास हम डांस सीखेंगे। तो वो कहती यार गुलाबी सपेरा तो मेरी माँ ही है। सही बात है। ये लड़कियां वहां डांस सीखने जा रही है और मैं माँ को छोड़ के यहाँ बैठी। सही बात, मेरी विरासत को छोड़ के मैं इनकी विरासत लेना जा रही हूँ। नहीं, मेरे को फोन किया एक बार, माँ मैं वापस आ रही हूँ। मैंने कहा क्यों बेटा, मेरा सपना तोड़ोगी? बोले नहीं, मैं आपका सपना ही पूरा करूंगी माँ, मैं आ रही हूँ वापस। मैंने कहा जा। मैंने वापस बुला लिया, मैं वापस चली गई फ्रांस 2 महीने के लिए। और मैं वापस तो आई नहीं भैया, मेरे को ऐसा सरप्राइज दिया को मेरे से भी अच्छा डांस करना स्टार्ट, क्योंकि वैसे तो डांसर थी वो। 6 साल की उम्र में राष्ट्रपति अवार्ड मिला उसको गणतंत्र दिवस में दिल्ली में। पर फिर उसने पुलिस किया और अपना आपने फिर वापस उसको उसने उसमें ढाला और दूसरी गुलाबों सामने आके खड़ी हो गई। खून में आ गया उनके वो डांस, तो एकदम गुलाबों की परछाई बन चुकी। बिल्कुल। मेरे को जब कहा बोले माँ आज मैं तेरे साथ प्रोग्राम में चलूंगी, मैंने कहा बेटा आप क्या करोगे, घर रहो? बोले मेरे को लेके तो चलो। मैंने कहा चलो भाई। बोले मैं भी ड्रेस पहनूंगी। सरप्राइज मेरे लिए हो गई, तो ड्रेस पहनेगी। चलो मेरे को साइड में खड़े हो जाना, कोई बात नहीं। सही बात है। जैसे मैंने एंट्री ली और फिर लड़कियों की एंट्री लेती हूँ, उनके साथ में उसने डांस किया और वो अंगूठी उठा ली, पाँव में से निकल गई। मैंने कहा राखी ये? बोले माँ यही तो सरप्राइज था आपके लिए, मेरे को तो दूसरी गुलाबों बनना है माँ, मेरी गुलाबों की माँ की मेरी परछाई बनना है मुझे नहीं IAS वगैरह कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ भी नहीं बनना, मेरे को विदेश नहीं जाना पढ़ाई करने के लिए, मेरे को तो आपका डांस करना है, इसी डांस को जिंदा रखना है, इस विरासत को, इस घराने को मेरे को एक गुलाबों घराना बनाना है। और ये गुलाबों घराना जब भी बनेगा जो हम घर के
घर की पीढ़ी आपकी पीढ़ी पीढ़ी स्टार्ट आगे, करेगी, बिल्कुल सही बात तब है। ये घराना बनेगा। बगैर पीढ़ी कहाँ से बनेगा माँ? और आपके घर में तो 5-5 बच्चे हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है। अगर वो लड़की होती तो बाकी में बैठ जाती। इतना अच्छा डांस करते करते फिर वो फ्रांस में एक लड़के को देखा कि वो कराहत बजा रहा है, अच्छा, तो उसने कहा बोले ये डिब्बा कैसे बजा रहा है, इसके ऊपर बैठ के बजा रहा है। बोला यार ये कैसे हो सकता है? तो खुद ही बैठ कर बजाना स्टार्ट किया। तो फिर वो लड़का जलवी से उसका नाम, उसने कहा कि बोले मैं बताता हूँ तेरे को कैसे बता। तो जैसे उसने थाप मारे वो सीख लिया एक बार में बताने में। तो वो अच्छा। उसको गिफ्ट कर दिया, तू ले जा दिनों सीख लेना। वो यहाँ के बजाना स्टार्ट कर दिया। फिर वापिस दूसरे टूर में गए तो वो दरबुका लेके आया, फिर तीसरे जेम्बे लेके आया। इस तरीके से करते 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 वो आज इतना बड़ा कि आज 50 साज लगाता है, कम से कम 50-60 हो। अच्छा, दरबुका, कहान, पूरा ऑर्केस्ट्रा अपना लगाता है और अकेला बजाता है। वो लड़की, वो कोई लकड़ियों से बजाता है, वो हाथ से बजाता है सब चीज। अब तो वो डीजे के साथ बजाता है। पहले वो अपना फ्यूजन ग्रुप बनाया था, इंडिया गोस्ट टैलेंट में भी जाके आए हैं वो लोग, और फाइनल तक जाके आए। जयपुर बीट के नाम से उनका ग्रुप बनाया। जयपुर बीट के नाम से देखा है, बिल्कुल सबने तो देखा है। बहुत फेमस ग्रुप है इनका। और अभी वो डीनो बंजारा के नाम से अपना खुद का ग्रुप बनाया फ्यूजन, और वो क्या नाम है, डीजे परकुशन, बहुत अच्छा बजाता है। तो इस तरीके से सारे बच्चे, बेटियां पूरी, एक छोटी बेटी मेरी पहला लड़की है जो वो मॉडलिंग में आई, बिल्कुल। और वो अपने वो नहीं, वो दूसरी मॉडलिंग नहीं जी, अपने राजस्थानी ड्रेस, जी, अच्छा। काली ड्रेस पहन के अपने राजस्थानी ड्रेस को इंट्रोड्यूस करते, राजस्थान को प्रेजेंट करते, अपनी परंपरा को, अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज में बात करते, अपनी राजस्थानी भाषा में बात करते, अपने राजस्थान को इंट्रोड्यूस कराते। 2 क्राउन लेके आई, फर्स्ट सेकंड का। पहले छत्तीसगढ़ कंपटीशन हुआ था आदिवासी, इंटरनेशनल आदिवासी, उसमें वो गई थी। अब जयपुर से ही 2 लड़कियां गई थी, मेरी दोनों बेटियां, और राजस्थान से बाकी दूसरे इलाके की थी। तो दोनों ने, बड़ी वाली को तो आदि रानी का मिला उसको क्राउन, और इसको फर्स्ट क्राउन मिला हमारे समाज की। जो ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल भेष भाषा, डांस किया इन्होंने, गाना गाया, बताया कि आप क्यों करना चाहते हो ये डांस। बोले मेरी माँ ने ये स्टार्ट किया, हम नहीं चाहते कि ये डांस यहीं खत्म हो सही बात है। हम हर बेटी को मोटिवेट करना चाहते हैं। तो बोला आप मॉडलिंग में आए हो, बोला हम नया नया कदम नहीं उठाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी लड़कियां, बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने आप को उसको सरों के भी तो रखना है, संरक्षित रखना है उसको आगे। तो ये तो संजो रखा है हमने कालबेलिया डांस, लेकिन इसकी आड़ में हम और भी कुछ करना चाहते हैं। हम पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई से निकले तो हमारे समाज की बेटियां पढ़ रही है। हम आज मॉडलिंग करेंगे तो गुलाबों की बेटियां तो हम हमारे राजस्थानी ड्रेस की मॉडलिंग वो करेगी, तो वो बेटियां आगे निकलेगी। तो हम चाहते हैं कि हर एक पर्दे में जो बेटी आज छुप के, जो औरतें बैठी है छुप के, उनको हम निकालना चाहते हैं कि माँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो आप नहीं निकल सकती, आप अपनी बेटियों को नहीं निकाल सकते। और शायद इसी संदर्भ में आप शायद एक स्कूल भी खोल रहे हैं। तो फिर मैं वो जब मैंने देखा कि जनून देखा मेरी बेटियों में, कि मैंने कहा यार ये तो मेरी विरासत बन गई है। तो मेरा ड्रीम था बचपन से, मैं जब अमेरिका डांस सिखाती थी ना, तब मैंने सोचा कि कभी जिंदगी में एक स्कूल बनाऊंगा मेरे डांस का। हाँ, बिल्कुल। तो वो मेरा ड्रीम चल रहा है, और वो मेरी बेटी ने पूरा किया। राखी ने इतना अच्छा डिजाइन बनाया, उसने हेरिटेज डिजाइन बना के स्कूल पुष्कर में बनाया, और इतना अच्छा अभी वो फिनिशिंग में है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 5 बीघा जमीन है, उसमें वो बन गया स्कूल। राजस्थानी हेरिटेज में बनाया उसने, मेरी बेटी ने डिजाइन किया, राखी ने बहुत अच्छा बनाया। मेरे दामाद जी बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं उस चीज में, 5 बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरा साहब तो खैर है ही, वो तो खैर पिता, वो तो बिल्कुल, वो तो पिता रूप है। इस तरीके से अभी वो मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि अपन बच्चे देख देख के सीखते, मैं चाहती हूँ प्रॉपर आके मेरे पास सीखे। सही बात, डांस ही नहीं सीखे, हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम है, मोती मणियाँ जो हम पहनते हैं, वो ज्वेलरी का, वो हर चीज वो सीखे, कैसे मैं करती हूँ, कैसे मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, वो फीलिंग के साथ सीखे। और वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, अकल डालो और उसके अंदर थोड़ी फीलिंग डालो, तो वो डांस निखर के आएगा आपका। तो मैं उन बच्चों को प्रॉपर डांस सिखाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि मैम देखिए ज़रूरत है इस चीज़ की। अभी रिसेंट ट्रेंड्स में देखा गया है कि हमारा जो पुराना संस्कृति है वो बहुत नए मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत डाउन होता जा रहा है, और अब वक्त आ गया है इस चीज़ को कि हम अपने जो पुराना हमारा जो था पुराना घराना, पुरानी जो संस्कृति है उसको दबती जा रही है, उसको हम वापस उठाएं। बाहर की जो चीजें है ना कला, वो हमारे पे हैवी होती है, हावी होती जा रही है। आज क्लासिकल डूब रहा है, हमारा जो फोक है वो डूब रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी कला डूब जाए। इसके लिए ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे। तो हम लोग प्रयास करके, और मैं यहाँ तक लेके आई हूँ। आज देख लो, मैंने 81 में डांस स्टार्ट किया, 85 में अमेरिका गई, और जब से लेकर आज तक मैं उसी लेवल पे से डांस को रखा है। आज हजारों लड़कियां, विदेशी लड़कियां, वो नाम चेंज कर लिया, सब सरनेम लगाती है,
कोई माया सपेरा, कोई मारिया सपेरा, कोई अच्छा, रत्ना सपेरा जरूर लगाते हैं सब। वो सपेरा लगाती है, जो भी मेरे से डांस सीखती है। और वो ये कहती है कि आप हमारे लिए भगवान हो और हम आपके डांस से हम कमा के खा रहे हैं। हम यहाँ गुरुजी बन गए। हम गटर साफ करने की नौकरी नहीं मिलती थी नहीं हमारे मिलती को, थी, सही बात तरसते है। थे हम। आज हमें गुरुजी कहते हैं, सही आपका डांस सीख के आते हैं, हम यहाँ डांस सिखाते हैं गुलाबी, हम कमा के खा रहे हैं। उनकी जो बेटियां होती हैं वो सबका नाम रोज रखती हैं। अच्छा, वो गुलाबी रखती है कि हमारे घर में भी गुलाब आ गया, हमारे घर में भी गुलाब आ गया। तो आज देख लो, चिली से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, आज ब्राजील से लेके, और पूरा ऐसे जापान में कोई हजारों लड़कियां हैं मेरे। ऐसा कौन सी दुनिया। कोरोना में सब घर बैठ गए थे, लेकिन मैं कालबेलिया अवार्ड में घर बैठ के डांस सिखाती थी। पूरा ऑनलाइन हम लोग डांस तो सिखाते हैं। जो ये सिखाते हैं, जो आपके जो विद्यार्थी हैं वो जाति उनकी विदेशी भी स्टूडेंट्स होंगे इसमें काफी? तो वो तो विदेशी नहीं, अपने लड़कियों की जैसे बात कर रही हूँ। अपने भारतीय तो जैसे विदेश में बसे हुए हैं वो लोग होंगे कुछ तो नहीं उसमें। नहीं, विदेशी लड़कियां सीखती अच्छा, है, प्रॉपर विदेशी जो है, बिल्कुल। प्रॉपर विदेशी अच्छा, लड़कियां ही सीखती है। जो अपनी जाति की भी नहीं है। वो जाति की नहीं, वो अंग्रेजी नहीं, जैसे जापानीज हुई, अच्छा वो अच्छा अच्छा ब्राजील अच्छा से अच्छा, हुई, समझ चिलियन गया। हुई, जैसे फ्रांसिस की होगी, जैसे बिल्कुल, डेनिश फ्रांस की। लड़की हुई, जैसे जर्मनी से, वो ही लड़कियां सीखती है। और वो ऐसा कौन से देश की 175 कंट्री की लड़कियां जो मेरे से डांस सीखती है, जिस कंट्री में मैं नहीं गई उन्हें वो भी लड़कियां सीखती भी हैं। डांस सीखती है। और वो अपना मतलब इस घराने को घराना बना चुकी है। वो खुद ही अपने स्कूलें खोल ली है, बहुत बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। खुद अपने स्कूलें चला रही है। वो ये कहती है कि हमारा घर भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है, हम हमारे देश का नाम कर रहे हैं गुलाबी। अभी एक लड़की चिली की है, वो लड़की भी कंपटीशन में गई, इंडिया गोस्ट टैलेंट अच्छा, अपना होता है इंडिया ना, गॉट टैलेंट होता है, हाँ, बिल्कुल जैसे होता उनका भी वहाँ पे चिलीज गॉट टैलेंट होता है, हाँ, ठीक तो है। उनमें गई तो कहती बोले मुझे काली ड्रेस बनवा के भेजो जल्दी प्लीज, और मैं ये कर सकती हूँ क्या? अरे मैंने कहा कर बेटा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा तू अपने देश के टीवी पे आ रही, नेशनल टीवी पे। वो रोने लगी, बोले मैं आपका डांस लेके जा रही हूँ, मैं पास। जब वो पास होकर आई तो वो इतना फूट फूट के रो रही। वो कहती बोला मैं मेरे डांस से प्रयास करती, मैं कभी पास नहीं होती, पर मैं आपके डांस से मैं पास हो गई और आज मैं नंबर 1 पे आपने ड्रेस भेजी थी फिर? मैंने ड्रेस भी भेजी ना उसको, मेरी अच्छा। काली ड्रेस भेजी यहाँ से, और वो पास हो गई। तभी तो अच्छा। रो रही हूँ, इतनी रो रही है कि मैं पास हो गई हूँ। और बोले मेरे को बहुत खुशी मिलती है, सही बात बहुत है। खुशी कि मैं हो सकता है मैं जीत जाऊँ। हाँ, तो वो बहुत जल्दी जीतने वाली। तो इस तरीके से बहुत सारी लड़कियां हैं जो डांस, हमारे समाज की बेटियां तो देखो, समाज की बेटियां तो सारा कर रही, पढ़ाई भी कर रही है। वो आज कोई जापान बैठी है, कोई लंदन है, कोई पेरिस है, वो लड़कियां आज वो रह के वहां पर सिखा रही है। आज हमारे समाज की बेटियां भी विदेशों में घर बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। विदेशों में जा रही हैं, विदेशों में रह रही हैं। आज एक एक बेटी हमारी खुद गाड़ियां चला रही है। गाड़ी की बात आई, मैंने मेरी बेटी के लिए मैंने बोला कि मैंने पढ़ाया लिखाया, मैं सोचा कि पढ़ ली लिख ली, अपने पाँव पे खड़ी होगी, लेकिन मान लो कहीं फंस गई तो फिर गाड़ी ड्राइवर नहीं मिला टाइम पे, तो फिर क्या करेगी? सही बात है। मैंने खुद ने ड्राइविंग सीखी। बहुत बढ़िया बात है। ड्राइविंग सीखने का सुख कितना होता है। अरे यार कोई काम फंस गया, ड्राइवर नहीं आ रहा, अपनी गाड़ी ले चलो। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। मैंने कहा कल ना हस्बैंड से लड़ाई होगी, परिवार से लड़ाई होगी, गाड़ी लेके चलो, अब मेरे घर जा रही हूँ भाई, मैं तेरी दबी भी नहीं हूँ। सही बात है, बिल्कुल हैं? सही। तो इस तरीके से आज मेरी बेटी बड़ी वाली, सशक्त होना चाहिए औरत को तो मैंने किसी। तीनों बेटियों को गाड़ी सिखाई है। और राखी बहुत अच्छी गाड़ी, वो 18 साल की थी जब ये गाड़ी सीख गई। अच्छा, बहुत बढ़िया आज बात वो है। ससुराल भी जाती है तो अपनी गाड़ी लेके जाती, गाड़ी लेके आती ये भी है। एक बहुत गर्व की बात है कि हाँ, मतलब कहाँ से निकल के और कहाँ इस तरह पहुँचना। आज अपनी बेटी को वो स्कूल लेके जाती है, अपनी बिल्कुल, गाड़ी में, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा। अंग्रेजी ठाट से गाड़ी में लेके जाती, गाड़ी में लेके आती है। और इतना अच्छा लगता है कि बेटी आज अपने पाँव पे खड़ी, खाली ऐसी पढ़ाई को लेके नहीं, डांस को लेके नहीं, आज वो गाड़ी भी चला रही है, आज इतने बड़े घर को भी चला रही सही है। बात है, बिल्कुल। और पूरे परिवार की जो इतनी एक माँ गरु होती है परिवार की, और माँ ही घर चलाती है। लेकिन मेरी बेटी है ना, वो हम सबकी गरु, मेरी भी बेटी गरु है। वो मुझे बताती है माँ ये करना, ये करना, इस तरीके से आपको रहना, इस तरीके से बोलना। वो आज मुझे सारी चीजें सिखाती है। और आज पूरा घर, शादी कर दी मैंने, उसके बेटा हो गए, लेकिन मुझे दामाद जी बहुत अच्छे मिले। फरीदाबाद चली गई, लेकिन दामाद जी ने सोचा कि राखी घर तो तू ही चला रही थी, पूरा घर तो तेरा हाथ में कंट्रोल में था, अब माँ तो अकेली होगी, मम्मी को तो कुछ आता ही नहीं है। वो तो बाप के सुख में भी इतना सुख देखा कि कुछ घर के बारे में कुछ नहीं पता ही नहीं चला। पति के सुख में भी वो भी पिता की तरह मिले, वो भी बिल्कुल ऐसे मिले। नमक तक पता नहीं है राखी, वो तो खाना ही लेके नहीं खाती। और राखी कहती ये कि मैं खाना लेके नहीं खाती भैया, चाहे मेरे सामने खाना रख दो, मेरे को कोई डाल देगा प्लेट में तो मैं खा लूंगी, मुझे तो ये पता नहीं क्या खाने में बनने वाला है और क्या मुझे खिलाने वाले हैं, मुझे कोई मेरे को पसंद की कोई चीज का मालूम ही नहीं। तो मेरे को दे देते कोई तो खा लेती हूँ, नहीं तो बोले माँ तो ऐसे है, पापा को भी तूने बहुत आलसी कर लिया कि तू ही सब कुछ बीड़ा उठा रखा है, तो राखी क्या करेंगे, मेरी नौकरी में ऑनलाइन कर लूंगा, अपन तो भाई चलते हैं।
सही बात है। तो मेरे दामाद जी 2 महीने बाद ही उसको राखी को वापस लेके आ गए घर। अब आज साथ ही रहते हैं आपके? अभी यहीं रहते। बोला नहीं, बोला माँ मैं जाके आ जाऊँगा, मैं ऑनलाइन नौकरी करता हूँ, ऑनलाइन कर लूँगा, 5 दिन मुझे ड्यूटी जानी होती है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन आपकी बेटी तो आपके बगैर नहीं रह सकती, आप अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते, मुझे पता सही है। बात है। और मिलके पर हर माँ को विदा करना पड़ता है अपनी बेटी को। आपने विदा किया दिल पे पत्थर रख के, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत आपकी बेटी है माँ। मैं वापस आ गया हूँ, तो आपकी बेटी के साथ एक बेटा भी आपके पास आया। ये भी एक बड़ी बेटी के मैं साथ बहुत बेटा। भाग्यशाली, मुझे बेटा मिला। मेरे 2 बेटे थे, दामाद जी को मिला के 3 बेटे हो गए। गए। बिल्कुल, अब सही बात है। तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि फैमिली जो जुड़ भी रही नहीं फैमिली बेटा। बहू भी बहुत अच्छी है मेरी, वो भी इतनी अच्छी है कि मतलब वो सगी बेटियों से भी उसको मैं बेटी ज्यादा मानती। मेरे कहती हूँ मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 4 बेटी हैं। तो मेरे वो 4 बेटियों के शामिल, वो भी बेटी इतना मेरा ध्यान रखती है। तो 2 पोतियां, 1 पोता, 1 दोहिता। सब तो माता रानी कृपा रही है आपके ऊपर। तो बस यही है कि मैं छोटी सी बस माँ बनी। कष्ट 15 पाया साल की। कष्ट पाया तो वो जो जन्म का समय का वाला कष्ट था। और शायद आपको सुना था मैंने, आप जब 1 साल के थे शायद बीमार भी पड़ गए थे, शायद बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे ना। वही समय बड़ा बुरा समय था बस वो आपका उस वक्त का। वो बढ़ गई थी, फिर उसके बाद मर भी गई थी मैं। हाँ। मेरा नाम तो धनवंती था। धनवंतरी था, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वो धनवंतरी है। तो डॉक्टर ने कहा कि मर गई, ले जाओ इसको घर। मेरे पापा ने कहा कि नहीं डॉक्टर तू पागल है, ये बेटी मेरी बेटी है, लेकिन ये देवी है, आपको पता नहीं। ये धरती में 5 घंटे गड़ने के बाद में भी ये नहीं मरी। छोटी सी बीमारी से क्या मरेगी डॉक्टर, नहीं मर सकती। सीता मैया भी धरती में रही थी। तो बोला कैसे धरती में गाड़ के रखा तुमने? बोला बस डॉक्टर साहब हमारे तो रीति रिवाज है। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, पीर बादशाह की धरती पे जन्मी हुई है और यहाँ हमारे इंडिया का मक्का मदीना, यहाँ कैसे मर सकती मेरी? सही बात है। पापा तो कुछ भी नहीं देखा, मेरे को मुर्दा को लेके बाबा की दरगाह में चले गए और गेट पे ले जाके वहां अंदर वाले बाबा की मस्जिद के सामने ले जाके दरगाह में सुला दिया। मौलाना साहब देखा कि ये तो वही पापा तो पूरा सनातनी, पूरा भंगवा पहन रखा, जटा पापा के यहाँ लंबी लंबी तक जटा। बोला ये बाबा जी, पर जाते थे पापा बाबा के, बहुत ओपनी जाते आते बिल्कुल रहते थे। बिल्कुल। तो सब जानते भी थे पापा को। तो काका बोला आज बच्चे को लेकर आए तो क्या तो लड़की खत्म हो गई है बच्चा या फिर कुछ तो है। तो कुछ नहीं बोला, सन्नाटा छा गया वहां पे। आने वाने जाने वाले लोगों को कहा कि भाई तुम लोग रुक जाओ, अभी बड़ा केस है वो बाबा का चल रहा है अंदर, तुम कोई भी नहीं जाओगे। क्योंकि छुत जाती है, कोई मुर्दा अगर कोई जाता है तो देखो अपने मंदिर पे भी कोई लेके जाता है तो छुत जाता है। तो उनके भी बाबा की दरगाह में लेके चले गए, मुझे तो छुतना ही था। तो बोला वो तुम लोग रुक जाओ। भैया 1 घंटे बाद पापा बैठ गए कोने में जाके, यही आराधना करके कि आपकी धरती में जन्मी है बाबा, और ये 5 घंटे इस धरती में गड़ने के बाद ये नहीं मरी तो ये बीमारी नहीं मार सकती। सही है। तो आप इसकी जिंदगी को बचाना होगा। मेरी स्पेशल बेटी है ये नॉर्मल बेटी नहीं है मेरी, आपको उसको बचाना होगा। बाबा आराधना करते रहे बेट के सामने पापा, और मेरे 1 घंटे के बाद एकदम ओस बसता ना, ऐसा फ्रेश फूल अंदर से कहाँ से आया पता नहीं, वो आके मेरे सीने पे गिरा और थोड़ी देर बाद मेरे हाथ पाँव चलना स्टार्ट हुआ, रोने लगी। क्या कृपा रही है। तो मौलाना साहब ने कहा कि बोले बाबा तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई। तो मेरे पापा डर गए। बोला आपको कैसे पता कि मैं मरी हुई लड़की को लेकर आया? तो बोले हमें पता था कि मरी हुई लड़की, लेकिन आपका विश्वास, आप इतने बाबा के गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य सनातनी धर्म, और वो बाबा पे इतना विश्वास करके आप यहाँ आके अपनी औलाद को लिटाया है, तो हम भी चुप रह गए। बाबा का आपका झगड़ा था कि आप क्या मांग रहे हैं, बाबा क्या दे रहे हैं आपको। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं क्या लेके जाऊं। मैं जिसको लेके आया था वो धनवंती थी, जिसको लेके आया वो धनवंती थी। जिसको मैं आज यहाँ से लेके जाऊंगा उसका नाम गुलाब। वो गुलाब आपके ऊपर पड़ा इसलिए तो ये मैं मेरी धनवंती को तो मैं यहाँ छोड़ के, वो तो मर गई, उसको मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ मौलाना साहब, और आज बाबा ने गुलाब दिया है मुझे, मैं गुलाब लेके जाता हूँ। आज से इसका नाम ही गुलाब रखूंगा। उस रोज से नाम ही मेरा गुलाब ही है। सही बात। तो मेरे नाम जो है मेरा ओरिजिनल नाम गुलाब ही रखा है, पापा ने गुलाब ही नाम है। वो तो मैं जब जयपुर आई यहाँ पे तो हिम्मत सिंह जी ने कहा कि अब तेरा आधा अधूरा नाम था उसका मैं पूरा कर दूं। बोला हमारी जो पिंक सिटी है गुलाबी, ये जयपुर, तो तेरे को यहाँ से जोड़ देता हूँ मैं, तो तेरा पूरा नाम गुलाबी रख देता हूँ। गुलाबी, तो गुलाब से मेरे को गुलाबी रखा। जब मैं अमेरिका जाके वापस आई थी तब धर्मयुग में आया कि हम तो वो इंटरव्यू लेके गए यहाँ पे और उन्होंने गुलाबो नाम रखा। मैंने कहा भाई तुम मेरा नाम गुलाबो क्यों रख दिया? मेरे को तो बहुत अजीब लगता है, मेरे मर्द थोड़ी मुझे गुलाबो गुलाबो बोलते हैं। मैंने कहा मेरा गुलाबी नाम अच्छा था,
मीठा नाम था, राजस्थानी हाँ, नाम बिल्कुल। था। तो आपने मेरा नाम गुलाबो क्यों रखा? मैं बहुत लड़ाई करी, मेरे पे एल्बम बना वो भी गुलाबो के नाम से। उन्होंने कहा बोले जैसे तुम्हारा राजस्थान में गुलाबी नाम मीठा है ना, वैसे हमारे भी गुलाबो नाम यहाँ हरियाणवी में मीठा है। अच्छा, तो बोला हमारे हरियाणवी नाम में जो गुलाबो बोलते हैं ना, तो बोला वो नजदीक सा लगता है, नजदीक से लगता जैसे गुलाबी आपके नजदीक लगता है, तो हमें हरियाणवी हम में गुलाबी मीठा शहर लगता की है वजह से और नजदीक लगता है और स्ट्रॉन्ग लगता है कि गुलाबो ने कुछ किया है, अपनापन आता है उसमें। अपनापन है और स्ट्रॉन्ग नाम है ये, तो हम तो गुलाबो ही कहेंगे। तो वो इतना फेमस हुआ वो एल्बम, और वो क्या नाम है धर्मियों, तो वो सब लोग गुलाबो ही कहना स्टार्ट हो। आप क्या मानेंगे, उस वक्त काफ़ी हरियाणा में लोगों ने अपने बच्चों के नाम गुलाबो रखे थे। हाँ वो उस वक्त की कई लेडीज जो हैं, जो आज भी आपकी उम्र की होंगी, जी। मैं कईयों के नाम सुनता हूँ, गुलाबो नाम बड़ा फेमस गुलाबो हुआ था। नाम फेमस, हरियाणा में तो बहुत फेमस बहुत फेमस नाम था गुलाबो। कई हर दूसरे तीसरे गली में आपको गुलाबो नाम बड़ा मिल जाएगा। अरे भाई गुलाबो, वो अमेरिका वाली गुलाबो, हाँ, अरे तो अमेरिका वो वाली ये आपकी वजह से ही था कि वो आपको जो गुलाबो नाम पड़ा, वो उधर हरियाणा में लोगों ने काफ़ी नाम रखे गुलाबो गुलाबो करके इसी से। अच्छा, एक चीज़ अब अपन जानना चाहेंगे कि जैसे आप बिग बॉस गए थे, तो कैसा रहा आपका वहाँ सफ़र? मतलब कैसे आपको इनविटेशन आया और फिर कैसा आपका सफ़र रहा? थोड़ी लंबी स्टोरी है। मैं डेनमार्क थी उस टाइम में, अच्छा, तो पीछे से साहब के पास फोन आया, क्योंकि फोन तो यहीं रख के जाते हैं, विदेश में बिल्कुल चलता सही बात नहीं। है, बिल्कुल। तो मेरे नंबरों पे फोन आया था, तो कि हम यहाँ बॉम्बे से बोल रहे हैं, बिग बॉस की कंपनी से, हमें गुलाबो चाहिए। तो मेरे साहब ने कहा कि अच्छा वो पागल घर में, ना 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 बेटा, कौन भेजू मैं? अच्छा, वहाँ नहीं भेजूंगे। बोले भाई बहुत बड़ा काम है और उनको भेजो तुम। बोले नहीं साहब देखो मैं भेज दूंगा, लेकिन वो उसको लड़ाई झगड़ा नहीं आता करना, वहाँ तो बेटा और जा वो तो लड़ाई बहुत करनी सीधी था। सिंपल है, वहाँ तो लड़ते ही लड़ते हैं लोग, बिल्कुल। तो वो क्या करेगी? बोले वो हम सिखा देंगे, तुम भेजो। पापा तो मना कर दी, मैं तो कभी नहीं भेजू। पापा फोन काट दिया। फिर दोबारा दिन फोन आया दोबारा, हाँ, तो काका बोला आप ऐसे करो, वो डेनमार्क में कहाँ है, उनके नंबर दे दो। बोले मैं तो नंबर भी नहीं दूँ। फिर कैसे कैसे करके पापा को पटाया कि बोले यार आप नंबर दे दो, जब वो लोग मना कर देंगे तो फिर हम लोग नहीं छेड़ेंगे। फिर उनके नंबर मेरे पास फोन आया, तो फिर मैंने भी वही बात की। बिल्कुल। मैंने कहा देखो मैं तो देखती हूँ नहीं आपके बिग बॉस को, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, और मुझे पता नहीं क्या करना पड़ता है वहाँ पे, बैठे रहो लड़ते रहो। मेरे को ये मुझे कुछ नहीं आता, मुझे खाना बनवाते हो खाना बनाना भी नहीं आता, और मुझे लड़ाई करना भी नहीं आता। भाई जिस काम के लिए पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, पहले बात तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? बोले वो सब कुछ हम सिखा देंगे, आप तो हाँ भर लो। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँ, मैंने मना करके काट दिया फ़ोन। तो भवानी और राखी मेरे पास ही बैठे थे वहाँ। बोले मम्मी किसका फ़ोन था? वो कंपनी से आया था। मैंने कहा अरे वो बॉम्बे से जो वो लड़ते रहते हैं ना उस घर पे, बिग बॉस में, हाँ। बिग बॉस वाले, वो फ़ोन कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे को बुलाना चाहते हैं उस घर में, मैं क्या करूँगी जाके बता। अरे बोले मम्मी आपने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ। बोले दोबारा फ़ोन आएंगे? मैंने कहा हाँ, वो हाना का जवाब पूछ रहे हैं। बोला आप हमें दे देना, हमें दे देना फ़ोन, आप मत बात करना, हाँ, हम आप अपना आप बात कर लेंगे। बोला मम्मी। मैंने कहा बेटा क्या करेंगे वहाँ जाके? बोला माँ आपको पता नहीं, आप राजस्थान से पहला लड़की होगी जो जाओगी वहाँ, सही बात है। एक पहला सेलिब्रिटी जाएगी वहाँ उस घर में, और आप अपने राजस्थान का नाम के लिए तो आप क्या नहीं कर सकते? मैंने कहा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर राजस्थान का नाम होगा माँ वहाँ जाने से, बहुत बड़ा नाम होगा, देखना कि राजस्थान से गुलाबो आई है। बिल्कुल, ये बात है यार। तब तो वो चैनल वालों से बात कर ली बच्चों ने कि माँ को तो तैयार हम कर देंगे, उसको इमोशनल कैसे करना वो हमें पता है, तुम तो बोला आप तो एग्रीमेंट बनाओ। तो बच्चे ने बात कर ली वहाँ, और वो उन्होंने कही देख, बोले ठीक है। फिर मेरे को उसका दिया इन्होंने, बोला माँ राजस्थान का नाम होगा, देश का नाम होगा, और आपको पता है, आपको सबसे पहली बात तो आप घूंघट में नाचते हो, फेस टू फेस पहचानने लग जाएंगे लोग। आप कितने दिन घर में रहोगे, चाहे एक हफ्ता घर में रह के आ जाओ, लेकिन आपको सब दुनिया पहचाने, दुनिया देख लेगी। बिल्कुल सही आज कोई भी गुलाबो बन जाती है घूंघट में, तो आपको तो कोई जानता ही नहीं है, तो आप नहीं चाहती कि आपका चेहरा देखे कोई दुनिया। सही बात है। मैंने कहा यार सबसे बड़ी तो बात आप चाहोगी शायद कि राजस्थान का नाम भी हो। मैंने कहा राजस्थान के नाम के लिए तो मैं चली जाऊंगी। तो इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट बना। तो मैं डेनमार्क थी उस टाइम पे, फिर डेनमार्क से मुझे आना पड़ा वापस, फिर वो मैं वहाँ गई, तो अच्छा लगा उन लोगों के कितने साथ। दिन रहे वहाँ पे आप? 1 महीना रह के आई। 1 महीना रह के आए? पर अच्छा लगा मुझे, मेरे को थोड़ा बच्चों की याद आने लगी। मैंने कहा मेरे को तो जाना है बिग बॉस, तो बंद घर 3 होता महीने है। रहना आपको तो हाँ, यही। बड़ा टिपिकल मेरे काम 3 है। महीने तो नहीं रह बंद घर है, फिर वहाँ तो आपको शायद खाना भी बनाना पड़ा होगा मेरे साथ। खाना के कुक का भी मेरे को दिया, तो खाना नहीं बनाना आता, फिर कुछ टास्क करने पड़ते हैं हर शनिवार। कुक बना दिया मुझे, हेड कुक बनाया बिल्कुल। अच्छा, बोला अब खाना बनवाओ और खाना भी बनाओ। मैंने एक रोज खाना बनाया, वैसे तो मम्मी ने सिखाया था, बेटी हूँ तो इतना तो ज्ञान सिखाना ही पड़ता है। तो माँ ने वैसे रोटी सब्जी सिखा रखी थी मुझे, तो उनको पता, मैंने पहले कही था कि हम मिर्ची तेज खाते हैं, तो वो चाहते थे कि मिर्ची तेज करें, लड़ाई हो घर में। हाँ,
तो मैंने मिर्ची तेज डाल दी, तो मैंने जब चखा तो बहुत तेज मिर्ची थी। मैंने कहा यार बेचारे कैसे खाएंगे, लड़कियां ही लड़कियां हैं। एक शक्ति कपूर साहब थे, बाकी तो लड़कियां ही थी हाँ, सारी। शक्ति कपूर साहब थे एक तो बिल्कुल। मैंने कहा यार वो अमर आया था फिर मेरे टाइम पे, एक लड़का और दूसरा आया था। मैंने कहा यार कैसे खाएंगे बच्चे बेचारे, अगर ये खाना मेरे बेटों को खिलाऊं, मेरे बच्चों को खिलाऊं तो वो तो नहीं खा खा ही पाएंगे, नहीं सही बात पाएंगे। है। तो ये भी मेरे बच्चों के बराबर ही है। अब मुझे ये पता थोड़ी कौन सी लड़ाई लड़नी है, तो मैंने तो दही डाल दी उसमें, तो तीखापन कम हो गया थोड़ा उसका। कम हो गया। तो वो एक हफ्ते में वो बनी रही, और वो इस तरीके से मेरे फिर बिग बॉस ने मुझे बोला आपको तो तीखा खिलाना था, आपने दही क्यों डाला। मेरे कह सर देखे अगर उनकी जगह मेरे बच्चे होते तो मैं किसी को भूखा नहीं रख सकती। तो वो कहते कि बोला आप लड़ाई लड़नी, मेरे को मैं लड़ाई नहीं लड़ सकती, और तो लड़ने वो पूजा मिश्रा मेरे पीछे होगी लड़ने के लिए। मैंने कहा भाई तू मैं ही क्यों मिली तेरे को लड़ने के लिए। देख वैसे हम राजस्थान के हैं, तीखा इतना खाते हैं ना बहुत, तो जैसे मैं तीखा खाती हूँ, अगर मिर्ची लगा दी नहीं तेरे तो कूदती फिरेगी, देख लेना। मैं पीछे पड़ने वाली नहीं हूँ फिर। सही अगर मैं अपने पे आ गई तो, और मैं फिर उस समाज से हूँ, काल बिलिया समाज से, उस लैंग्वेज पे आ गई तो तेरा बाप नहीं समझेगा मेरी भाषा। सही बात है। और मैं ऐसे बोल जाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग से बाहर हाँ होगी। बिल्कुल सही बात है, पल्ले नहीं पड़े बिल्कुल। हाँ हम राजस्थान के बहुत दिल के मीठे, जुबान के मीठे और दिल के बहुत ममतावार होते हैं, लेकिन अपने पे आ जाते तो कट्टर भी होते हैं। होना भी पड़ता है, क्या जरूरी भी है वो तो। और मैंने पूरी दुनिया देखी है, तो मैं कोई ऐसे ही भोड़ी गरीबनी बन के तो नहीं देखा ना मैंने। मैं भी तो स्ट्रांग रही तब पूरी दुनिया में घूमी हूँ भाई। तो ये तो बिग बॉस है, ठीक है। तो मेरी बेटी ने मुझे, मेरी बेटी गरू है, उसने कहा था बोले माँ आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि आपको तो अच्छा ही बन के दिखाना, जो हो आप वही रहो। सही बात है, आप लड़ाई मत ही करना। लेकिन वहाँ करते हैं वो बार करते रहते हैं मालूम है। तो लड़ाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा देखो आप कितना ही मेरे को परेशान करो, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगी। मेरी बेटी ने मुझे मना किया लड़ाई नहीं लड़ूंगी मैं, और मुझे लड़ाई नहीं आती है, मेरे को मैं ऐसे ही रहूंगी, और आप चाहे कितना ही कुछ कर लो। शक्ति कपूर साहब तो वहाँ पे बिल्कुल बढ़िया। शक्ति कपूर साहब के साथ मैंने 2-3 फिल्में पहले कर रखी थी, अच्छा। ज्वाला डाकू वगैरह सारे। हाँ बिल्कुल। तो वो जानते थे मुझे पहले से। तो वहाँ तो सह कलाकार आप रहे हुए हो उनके तो मेरे लिए वोट भी बाहर निकलने का उन्होंने ही किया। अच्छा, कि यार किस देवी को लाके यहाँ फंसाया तुम लोगों ने। बोले ये तो बोला हमारे देश का नाक है यार, इसको तो काम करना है बाहर निकल के। और बोले इसको आप, मैं वोट करूंगा कि वो लड़की निकल आई यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस घराने में बंद रहे, और कल ने फिर तू मैं और गाली गलौच हो। और ये बहुत बड़ी पदवी, बहुत बड़ा नाम है बहुत इनका, बड़ा नाम है। और बहुत कुछ किया है इन्होंने, एक मिसाल है औरतों के लिए, और देवी है ये। तो हम नहीं चाहते कि इसके साथ कोई तू तड़ाका हो। तो उसने उन्होंने खुद ने कहा कि मैं खुद चाहता हूँ, वो कैप्टन थे उस टाइम पे, कैप्टन थे बिल्कुल सही बात है। तो बोले मैं खुद चाहता हूँ। देखा मैंने वो एपिसोड जब आप निकले थे उसमें। वो निकले क्योंकि हम देवी के रूप से देखते हैं। तो बाहर सलमान खान साहब मिले होंगे। वो तो संजय दत्त और सलमान तो मेरे को वो तो हर हफ्ते ही मिलते थे, रोज वो तो कहते टीवी पे मिलते थे हर हफ्ते, तो पहले से तो रोज ही तो बात करते थे। वैसे हमने पहले फिल्मों में काम किया हुआ साथ में, अच्छा। संजय दत्त साहब के 17 फिल्म में काम किया हुआ था, तो वो जानते ही थे। लेकिन फिर भी वो उन्होंने वहां जाके ज्यादा पहचान लिया मुझे, अरे आपने तो 17 फिल्म में डांस किया था। सही बात है। तो अच्छा लगता है। देखो मैं तो ये जानती हूँ कि मैं तो आज भी, मैं तो वही हूँ, पहले भी ऐसी थी कि जैसे आप कुछ भी नहीं और एक इतने बड़े बड़े सब सेलिब्रिटियों के बीच में रहने का मौका मिल रहा है आपको, वो जीने का मौका मिल रहा है। तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करके मैं तो जी रही थी कि यार अपन तो इन लोगों के साथ रह रहे हैं। देखो वो एक टीवी पे जो आते हैं, एक भगवान की नज़र से अपन देखते हैं कि यार कला जो हीरो जिसको बोलते हैं वो आसान हीरोगिरी नहीं बनती, आसान नहीं होता है, और आसान कोई डायलॉग नहीं बोल सकता, आसान कोई कला नहीं होती। अपन ऐसे बोलने में झिझक जाता है इंसान, तो वो तो कैमरा फेस करते हैं यार, तो उनकी जिगर को बहुत ज्यादा सलाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग मेरे लिए तो एक तरीके से भगवान थे कि यार नहीं इनसे कुछ सीखना है अपने को, इनके बीच में रहने का मौका मिला ईश्वर ने दिया है, और सब लोगों के साथ। और आज पूरा वर्ल्ड अपने को देख रहा है, तो अपने को बुरा बन के जीतेगा तो एक ही ट्रॉफी तो एक को मिलेगी, वो कोई मकसद नहीं है अपना, वो मकसद। अगर लड़के गाली गलौज करके जीतना, वो क्या जीतना हो, बेकार है वो तो। वो अपने दिल से मेरे को जितने दिन रहे अपना प्यार से रहे, अच्छी छवि छूटे कि हाँ ये आई थी। आज सब लोग इतना प्यार से कहते हैं गुलाब आपने बहुत अच्छे रहे, और लड़ते तो शायद और आगे तक चलते। मैंने कहा भाई मेरे को आगे तक जाना ही नहीं था ना, मैं इतना रह गई। एक्चुअली वो मसाले वाला कंटेंट वही मिलता है, जो लड़ते हैं वही आगे जाते हैं वहाँ पे। लेकिन भैया देखो वो उनका फॉर्मेट ही ऐसा है, उनका फॉर्मेट ऐसा है मालूम। और जो आते हैं वो यही तैयारी के साथ ही आते हैं। मैं इस तैयारी के साथ नहीं। देखिए या तो प्यार मोहब्बत वाला एंगल दिखाया जाता है कि वो लंबा खींचता है, या फिर कोई लड़ाकू होता है उसका लंबा खींचता है। वो
देखो उनको टीआरपी मिले, टीआरपी कैसे मिलती है, करके? ये इसी से और टीआरपी मिलती है। होना भी चाहिए ही। सही तो बात वो है। इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा खर्चा कर इतना रहे खर्चा हैं, कर रहे हैं तो उनको खरा उतरना पड़ता है। जो लोग जाते हैं उनको खरा उतरना पड़ता है। तो उस तरीके से मैं भी एक महीना रही, मैं मेरा बेस्ट दिया और मैं मेरा अच्छा किया, और जो भी काम कहते थे वो करते थे। साइकिल भी चलाई, रक्षा भी चलो बढ़िया रहा। सब कुछ किया, अच्छा लगा। मतलब एक जिंदगी में नई चीज सीखने नई का चीज मौका सीखने को मिला, मिलता है, और सबका ही रहता है मन ये में। भी मौका मिला कि क्या तो अपने खोया और क्या आपने पाया। सही बात है। सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ कि मैं बाहर निकल गई, वो बोल के बाहर निकली कि मुझे बाहर निकलना है बॉस। और बाहर निकली तो मुझे दुख हुआ कि मैं बाहर क्यों निकली। हाँ। अच्छा लग रहा था। और दूसरा पाया मैंने ये कि आज मेरा नाम हुआ और लोग फेस टू फेस पहचानने लगे। मैं थैंक कलश को और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पे मेरे को रखा, और तो आज मुझे फेस टू फेस पहचान। 3 साल का बच्चा भी पहचान लेता है कि बिल्कुल, बॉस में अरे थी फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी पहचान हो गई। आज कोई गुलाबो नहीं बन सकती नकली। रेट बढ़ा, डबल पैसे मिले। सही उसके बाद मुझे पद्मश्री मिली, तो पद्मश्री से तो और एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला। आप क्या मानेंगे, कल मैं ये सोच रहा था कि मैं इतने बड़े शख्सियत के पास जा रहा हूँ तो बड़ा मेरे को भी घबराहट सी थी। तो वो होता है एकदम से, क्योंकि आप जब कितने बड़े शख्सियत से मिल रहे होते हो तो थोड़ा सा रहता है मन में। नहीं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए, भारत बहुत अच्छा सरकार को है। भी बहुत मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, दिल से मैं उनको सलाम करती हूँ। और कि मेरे को पद्मश्री देके और मेरी कला को तरह सार पहचाना, और पूरे वर्ल्ड में फोक डांस को पहला पद्मश्री मेरे को मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। फोक डांस को आज तक नहीं मिला। पद्मश्री नहीं मिला, बिल्कुल तो सही बात है। मेरे को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने भारत सरकार को कि मुझे, और स्पेशली मोदी सर को कि मुझे इस लायक समझा और मेरे को पद्मश्री देके और सम्मानित किया, और मतलब इस कला को और एक कदम आगे बढ़ने का मौका दिया आपके। क्योंकि आज मेरे बच्चे सारे सीखते हैं ना, वो ये कहते हैं, उनको मैं मेरी तरफ से अवार्ड देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरी तरफ से जो मैं दे रही हूँ ना, ये अवार्ड नहीं, ये पद्मश्री। सही बात आपको यहाँ तक पहुँचना है, आप भी एक पद्मश्री विनर बनना है। ये कंपटीशन में जाना ही है। सही बात है, बिल्कुल। ये 10 दिन का कंपटीशन नहीं होता, ये जिंदगी का है। तो आपको लड़ाई लड़नी है, इसके लिए आपको कुछ भी करना है। अभी मत सोचोगे अपने 1 हफ्ते के 3 महीने के कंपटीशन में गए अपने विनर बन गए, ये कंपटीशन नहीं है, ये दिल का कंपटीशन है। आपको इसकी रेस्पेक्ट करनी है और उसको आगे निकलना है। मैं हर आने वाली पीढ़ी को ये कहूँगी कि अपनी कला है, इस कला को भगवान समझे, और आप आगे, कला चाहे कोई सी भी हो, डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे कुछ भी हो, कला होती है। वो ईश्वर एक ही बार देता है, तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर एक बार गेट खोलता है, दोबारा कभी नहीं खोलता। तो बस उस गेट में एंट्री कर जाओ। बिल्कुल। इसके साथ ही हम लोग आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और बहुत ही मज़ा आया मैम से बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आशा करते हैं कि जो हमारा आगे समाज है, आगे जो पीढ़ी है हमारी, और जो युवा पीढ़ी है, वो मैम की बातों से सुन के बहुत इंस्पायर होगी और अपने आप को और अपने देश का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत।